अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। आज शो का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले कुछ होने वाली तब्दीलियों के अंदर बात करेंगे और उसमें बहुत सारी तब्दीलियां हैं इंसान के अंदर नज़र आती हैं। और इंसान के अंदर तब्दीली का भी जो मकसद होता है वो ये होता है, हम कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया और इसलिए बनाया है, अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, इसलिए बनाया है ताकि वो दुनिया में आए और जो दुनिया में दुनियावी ज़िंदगी भी गुजारे, दीन जो कह रहा है उस पर भी अमल दरामद करे और अपनी ज़िंदगी को एक बैलेंस क्रिएट करे। तो हम ये सब समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी के अंदर जो तब्दीली आ रही है, अच्छाई में आ रही हो, बुराई में आ रही हो, लेकिन ये सब अल्लाह ताला ने एक हुस्न की तरह रखे हैं और ज़िंदगी का हिस्सा हैं। तो हमें इन तब्दीलियों को एक्सेप्ट करना चाहिए, जो भी हालात हों। अगर हालात मुश्किल भी हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि मुश्किल हालात भी अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है और यकीनन जब ये वक्त गुजरेगा तो हालात बेहतर होंगे। और कहते हैं ना कि हर उरूज को ज़वाल है, हर अंधेरे के बाद जो है वो उजाला है। तो ऐसा ही होता है और हर मुश्किल के बाद, कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। हम एक खुले दिल से जो है ना, वो चाहे कोई भी हालात हों, अच्छे हालात हों, बुरे हालात हों, मुश्किल फ़ैसले करने पड़ें, लेकिन उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, अल्लाह तवक्कल करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में आने वाली तब्दीलियों को भी ये सोच कर रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को इसीलिए बनाया है कि वो ज़िंदगी यहाँ पर गुजारे और ज़िंदगी के जो फेजेस हैं वो सब के ऊपर आते हैं। तो जनाब, आज इसी बात के साथ आज के शो का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले जो आज की टॉप स्टोरीज़ हैं उस पर नज़र डाल लेते हैं कि वो क्या हैं। तो सबसे पहले हम जैसे कि देख रहे हैं कि वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जो है वो कराची में चल रहा है और ये काफ़ी दिन तक चलता रहेगा और इसका बड़ा रंगारंग तकरीबात का जो है इनेकाद किया जा रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर थिएटर्स हो रहे हैं, सेशंस हो रहे हैं, वर्कशॉप्स हो रही हैं, परफॉर्मेंसेस हो रही हैं और कई ममालिक से जो है वो लोग आए हुए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि कल जो है ड्रामा रेड फेस्टिवल वाइट रैबिट पेश किया गया था और माजी की यादें ताज़ा करता जो है वो नुक्कड़ नाटक जो है वो पेश किया गया। नौजवानों की एक बड़ी तादाद जो है वो शरीक हुई और सरमद खूसट और नादिर जमील ने भी जो है ना वो परफॉर्मेंसेस दी, तो काफ़ी ज़्यादा पसंद की गई। तो आइए ज़रा इसके रंग देखते हैं कि कल कैसी परफॉर्मेंसेस थी और कल क्या क्या हुआ। सकाफ़तों और यकीनी तौर पर समाजी पहलुओं से सजा ये फेस्टिवल है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें दिखानी भी हैं और देखते भी हैं, क्योंकि थिएटर या लाइव परफॉर्मेंसेस जो होती हैं या ये जो आर्ट की फॉर्म्स हैं, ये मुख्तलिफ जो माशरती पहलू हैं उनको उजागर करने में एक अहम किरदार अदा करती हैं। तो जितना हमने थोड़ी सी झलकियाँ देखी तो यकीनन कोई एक सोशल टॉपिक है जिसके ऊपर इसको परफॉर्मेंसेस की गई हैं, लाइव परफॉर्मेंस ये हो रही है और बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वहाँ पर अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो हमें नज़र आ रही हैं। तो यकीनन माशरे के मुख्तलिफ पहलुओं को भी उजागर किया जा रहा है, अपनी सकाफ़त को भी रोशनास कराया जा रहा है। जो बाहर से लोग आए हैं वो अपने अंदाज में अपने कल्चर के मुताबिक परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा और एक रिच फेस्टिवल हमें नज़र आ रहा है, जिसके हवाले से हम आपको गाहे बगाहे अपडेट करते रहेंगे मॉर्निंग शो में। और आगे ज़रा कुछ मज़ीद खबरें उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। सैयद नासिर हुसैन शाह साहब का ऐसा कहना है कि 1,60,000 सोलर सिस्टम जो है वो मुफ्त तकसीम करेंगे, इन्वर्टर्स और बैटरी बैकअप भी देंगे। हमारी बातचीत चल रही है और उन्होंने कहा कि जो लोग 300 यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनको मंशूर में किए गए वादे के मुताबिक रिलीफ दिया जाएगा। इसके अलावा वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब की ज़ेर सदारत मलिर एक्सप्रेस वे से मुताल्लिक़ इजलास हुआ और इसमें जो काम की पेशरफ्त है उसका जायज़ा लिया गया। मलिर एक्सप्रेस वे का तकरीबन जो पहला फ़ेज़ है उसका काम 84% तक मुकम्मल हो गया। वज़ीर आला सिंध को आगाह किया गया इस हवाले से और दूसरे फ़ेज़ पर 35% के करीब काम मुकम्मल कर लिया गया है। कयूमाबाद से लेकर काठोड़ तक जो 50 किलोमीटर तवील मलिर एक्सप्रेसवे पर आसान और जो महफूज सफ़र है वो मुमकिन होगा और जाम सादिक पुल पर भी कनेक्टिविटी के काम को तेज़ करने की हिदायत जो है वो जारी कर दी गई हैं। इसके अलावा ताजिर रहनुमा ये कह रहे हैं कि हमें यकीन है कि 1 माह में बिजली की कीमतें कम हो जाएंगी और वो कहते हैं कि क्योंकि इस हवाले से टास्क फोर्स जो है वो बिज़नेस कमेटी की काम कर रही है और हम ये कहते हैं कि हुकूमत को अगर मुल्क को बचाना है तो बिजली की कीमतों को कम करना होगा, क्योंकि तमाम अखराजात मिलाकर फ़ी यूनिट बिजली की कीमत 25 रुपये बनती है। लिहाजा हुकूमत इससे ज़ायद कीमत मुकर्रर ना करे और हमारी टास्क फोर्स इस हवाले से काम कर रही है। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों ने एमरजेंसी तक मरीज़ों की एम्बुलेंस से जो मुंतकली है उसमें रुकावटें नज़र आ रही हैं और हम देख रहे हैं कि जिना अब्बासी अस्पताल और जो इदारा बराए अमराज क़ल्ब है, कौमी इदारा बराए अतफ़ाल सेहत है, इसमें तमाम ये अस्पताल शामिल हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं कि रुकावटें जो हैं वो हाइल हैं
और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जो मरीज़ लेकर लोग आ रहे होते हैं या एम्बुलेंसेज आ रही होती हैं। क्यों? क्योंकि इनके अतराफ़, इन अस्पतालों के अतराफ़ गलत पार्किंग है, तजावुज़ात हैं, लोगों का रश है, गलत सिम से जो है वो गाड़ी लेकर लोग आ जाते हैं, ट्रैफिक की वजह से एम्बुलेंस सर्विस जो है वो शदीद मुतासिर होती है और इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा परेशानी लोगों को देखने में आ रही है। और अगर हम डाटा की बात करें तो इन अस्पतालों में एमरजेंसी में 4500 से ज़ायद जो है वो मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं जो कि एमरजेंसी में आए हुए हैं और जिनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कमिश्नर कराची ने गैर मयारी सिलेंडर्स फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया है और इस इजलास हुआ कमिश्नर कराची के जो ऑफिस में, जहां पर उन्होंने कहा कि एक तो गैर मयारी फ़रोख्त किए जा रहे हैं और गैर कानूनी तौर पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। और ओगरा ने अफसरान जो हैं उन्होंने LP के डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसको भी आगाह किया इस हवाले से कि गाइडलाइंस के मुताबिक सिलेंडर्स की फ़रोख्त ना की जाए और इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। इसके अलावा डाउ यूनिवर्सिटी में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन सिंध का एहतजाज जारी है और एहतजाज MD कैट के ख़िलाफ़ किया गया है कि उन्होंने कहा है कि एक तो दोबारा जो है वो टेस्ट लिया जाए और रिज़ल्ट जारी ना किया जाए और हमारा मुतालबा है कि दोबारा टेस्ट लेकर डॉक्टरों के साथ इंसाफ किया जाए। दूसरी तरफ जिला अस्पताल के यंग डॉक्टर्स ने भी आज 12 बजे अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों को बंद करने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि हड़ताल की जा रही है। जिला अस्पताल के नौजवान डॉक्टर्स गुज़श्ता 4 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं, वो आज 12 बजे के बाद अपना काम छोड़ देंगे और एहतजाज करेंगे। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। आज़ाद नूरी साहब को वेलकम करते हैं शो में, साथ साथ तहा मलिक भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। कैसे आज़ाद भाई और तहा आप दोनों? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो आज़ाद भाई, सबसे पहले तो ये कि ये जो यंग डॉक्टर्स का मामला है, अभी फिर आज कह रहे हैं कि जिला अस्पताल में जी मुख्तलिफ शोबों को बंद करने का कह रहे हैं, गुज़श्ता 4 माह से तनख्वाहों से महरूम है। ये बार बार ये यंग डॉक्टर्स के कोई ना कोई मसला आ ही जाता है। मामला इस तरह है कि अपना हुकूमत सिंध की जानब से जब अस्पतालों का जो बजट है वो 4 क्वार्टर में रिलीज़ किया जाता है। हर 3 माह के बाद जो है महकमा ख़जाना जो मुतल्लिक़ महकमे हैं या इदारे हैं उनको अपना बजट जो रिलीज़ कर देता है, उसके बाद में इदारे या महकमे अपना निज़ाम चलाते हैं। जब जिना अस्पताल को की इंतज़ामिया की जानब से किसी किस्म की कोई संदुकमा से शिकवा नहीं है, कोई माली मामलात हैं, माली उमूर है, उन पर कोई शिकवा नहीं है, जब रकम मुंतकल कर दी गई है उसके बावजूद तनख्वाहों की अदम अदायगी का मामला जो है इल्तवा का शिकार दिखाई दे रहा है। ये मामला है बेसिकली जिना अस्पताल की इंतज़ामिया का। अगर जिना अस्पताल की इंतज़ामिया के साथ कोई मामला हैं, इस वक्त तक सिंध हुकूमत के पास कोई ऐसी शिकायत मौसूल नहीं है कि जिना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब जो हैं या उनकी जानब से कहा गया हो कि जिना अस्पताल में ये हमारे माली जो उमूर हैं वो बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं, उनके पास बजट का मामला है, बजट की शिकवा है वो नहीं है। लेकिन इस पर जो है महकमा सेहत की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हमारे 3 बड़े अस्पताल जो है वफाक से सिंध हुकूमत को मुंतकल हुए हैं 18वीं आनी तरमीम के बाद में। लेकिन उसके बाद इन अस्पतालों की निगरानी करना, इन अस्पतालों को संभालना वो भी सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। इस मामले पर महकमा सेहत है, उसकी वज़ीर अज़रा फजल पेचो साहब हैं, उनके सेक्रेटरी रेहान इकबाल बलोच साहब हैं। लेकिन कुछ दिन से ये शिकवा डॉक्टरों की आ रही है, लेकिन उसके बावजूद इस मामले का ताल महकमा सेहत सिंध की जानब से नोटिस नहीं लिया गया और ना ही वज़ीर आला सिंध की जानब से नोटिस लिया गया। आपको पता हो कि इस वक्त कराची शहर में ख़ास तौर पर मच्छरों, बारिशों के बाद में जो मच्छरों का जो आज़ार है उसके बाद में कई लोग जो है चिकनगुनिया, मलेरिया, डायरिया और दीगर जो है बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। लेकिन अस्पतालों में इस वक्त अगर डॉक्टर एहतजाज करेंगे तो उससे बुरी तरह से मुतासर बहुत शहरी होगा जो कराची में इस वक्त जो इन बीमारी मुब्तला हो चुका है, मुब्तला होने जा रहा है। इस हवाले से जो हमारे बलदारी इदारे हैं वो तो काम नहीं कर रहे, लेकिन महकमा सेहत जो है इस मामले का अगर नोटिस नहीं लेगा तो ये सूरत बिगड़ती जाएगी और इसलिए जिम्मेदारी बनती है महकमा सेहत की और सिंध हुकूमत की और वज़ीर आला सिंध की, ताकि इस मामले का नोटिस लिया जाए और इस मामले का हल किया जाए, ताकि हमारे अस्पतालों में जो मसीहा परेशानी का आलम मुब्तला है उनका मामला भी हल हो और जो मरीज़ हैं उनको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। बिल्कुल ऐसे। और जिन अस्पताल में हमने पिछले दिनों देखा भी था कि वर्क फोर्स की भी कमी है, क्योंकि डॉक्टर्स की भी कमी नज़र आ रही है, पैरामेडिक्स की भी नज़र आ रही है, हमने मुख्तलिफ खबरें भी देखी हैं। और अगर ऐसे में ये भी एहतजाज पर चले जाते हैं तो ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है। तो एक परमानेंट सोल्यूशन की तरफ बढ़ना होगा। आए दिन ये तमाशा अच्छा भी नहीं लगता और हम जो है वो दुनिया को पता नहीं क्या दिखा रहे हैं और हमारे अस्पतालों में वैसे इतनी बुरी हालत है। पहले ही देखें, हम कराची में अगर बात करें सिंध के अंदर तो हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ना होने के बराबर हैं, गिनने चुने से हैं, हम फिंगर टिप्स के ऊपर गिन सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें वसाइल की कमी की, तो आज़ाद भाई से मैं बिल्कुल एग्री करूँगा कि वसाइल की कमी का सामना जिना की जो इंतज़ामिया है उसको नहीं है। आज से कुछ दिन कबल जो है वो एक डॉक्टर के साथ मेरी नशस्त हुई थी, तो उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं वो इजाफी मौजूद हैं। जब इजाफी मौजूद है, हमारे पास स्टाफ की कमी है। उन्होंने ये बात एग्री मुझसे पहले भी करी थी। तो स्टाफ की कमी है, इक्विपमेंट्स मौजूद हैं,
तो इस चीज़ों को बेहतर करना चाहिए इंतज़ामिया को, क्योंकि वसाइल बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा है कि वसाइल की कमी नहीं है, हुकूमत की जानिब से किसी भी किस्म की कटौती उनसे नहीं की जा रही, और अगर की जा रही होती तो इंतज़ामिया ही सबसे पहले आकर के सरापा एहतजाज होती। इंतज़ामिया सरापा एहतजाज नहीं है, नौजवान डॉक्टर्स हैं। अच्छा, इनके भी कुछ अलग ही मसाइल्स हैं। हम देखते हैं कि नौजवान डॉक्टर्स वो शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि यार हमें स्पेस नहीं दी जा रही, हमारी तनख्वाहें रुकी जा रही हैं। तो ये जो स्पेस देने वाला मामला है ना, हुकूमत को चाहिए कि इसको खुद जो है मोनेटाइज़ करे, मोनेटाइज़ करते हुए ग्राउंड पर वर्किंग अपनी जो है ना प्रॉपर करे। आप ठीक है इंतज़ामिया को तो तमाम तर वसाइल उनके हैंड ओवर कर रहे हैं, लेकिन आप उसकी अकाउंटेबिलिटी भी तो करें ना। अकाउंटेबिलिटी जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली मसला हल हो जाएगा। अकाउंटेबिलिटी का जो सिलसिला है ना, मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत का वो थोड़ा सा वीक है। उसको बेहतर अगर सिंध हुकूमत कर लेगी तो काफ़ी महकमों के अंदर जो है वो मसाइल अपने आप जो है वो कम हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये MD कैट का भी बड़ा मसला चल रहा है, वो भी कह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे थे आज़ाद भाई, बोले। मैं कहना चाहता हूँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, CM साहब, शर्जील साहब, सारी पीपल्स पार्टी की आला क़यादत कहती है कि सेहत के शोबे में सिंध सबसे आगे है, और ये इन्होंने इस हद तक दावा कर दिया है कि हम पंजाब हुकूमत को भी सेहत के शोबे में बेहतर लाने के लिए उनके साथ तावन करने को तैयार है। जब आप कहते हैं, फरमाते हैं कि सेहत के शोबे में सिंध सबसे आगे, तो वही सेहत के शोबे में जब सिंध सबसे आगे है तो जना अस्पताल का मामला जो डॉक्टरों का, ये भी हल करने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। जब सेहत के शोबे में सबसे आगे सिंध है तो सेहत के शोबे में जो डॉक्टर सरापा एहतजाज है उनका मामला हल करना भी हुकूमत जिम्मेदारी बनती है। बाकी रही बात MD कैट की जो टेस्ट था, इसमें इस वक्त जो कुछ दिन कबल इतवार के रोज़ हुआ था, मैं खुद डाव अस्पताल में मौजूद था, वहाँ पर किसी मरीज़ को देखने गया था इजाज़त करने के लिए। सूरत ये थी, बद इंतज़ामी की लापरवाही थी, कोई इंतज़ामात ना होने के बराबर थे। खुदा की कसम सूरत ये थी कि तालिब इल्म पीने के पानी को तरस रहे थे। बिल्कुल, और इतनी गर्मी थी। अच्छा, इतनी गर्मी थी। अच्छा, ट्रैफिक का निज़ाम मुकम्मल तौर पर डामाडोल था। जो लोग जहाँ आ रहा था वहाँ जो उनके बच्चों के जो वालिदैन आए थे वहाँ गाड़ी खड़ी कर रहे थे। रोड का कोई निज़ाम सेक्टर मुकम्मल तौर पर ख़त्म था। ट्रैफिक पुलिस ना होने के बराबर थी। सिक्योरिटी इंतजाम लगाए गए थे वालिदैन के लिए भी। अच्छा, मजे की बात, जहाँ टेस्ट लेने वाला का जो स्टाफ था वो भी ना होने के बराबर था। टेस्ट का पर्चा आउट हो चुका था। जब हमारे जो MD कैट का टेस्ट है, इस मामले जो वफाकी हुकूमत के जनों से लिया जाता है, लेकिन सूरत ये है कि इनकी जिम्मेदारी बनती है इंतजाम करने के हवाले से मुकामी इंतजाम है कि ये डाव में था, यहाँ पर उसके अलावा दीगर कुछ मुकाम इसमें था, हैदराबाद में था, शहीद बेनज़र था, लेकिन हर जगह से ये शिकायत मौसूल हो रही थी। अच्छा, मज़े की बात है, इस बार जो टेस्ट लिया गया MD कैट का, उसमें बड़ी तादाद जो है वो हमारी बच्चियों लड़कियों की थी, और बच्चे जो है कम से कम 25% थे, लड़कियाँ 75% से ज़्यादा लड़कियाँ थी। सूरत हाल ये थी, उस सूरत हाल में जब हम कहते हैं इल्म से हम रोशनास होने जा रहे हैं, इल्म से रोशनास होकर हम तरक्की की राह पर गामज़न होंगे, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, मुस्तकबिल का मेमार बनेंगे। भाई, जब मुस्तकबिल का मेमार कहाँ से बनेंगे? जब हमारे पास इदारों में सूरत हाल ये है कि वहाँ पर इंतजाम ही बुरी तरह से मुतासर है। जब आप इंतजाम नहीं करोगे तो हमारे बच्चे कैसे टेस्ट पाते? जब उनको ज़हनी सुकून के लिए, ज़हनी हमागी के लिए ज़रूरी होता है कि इंतजाम मुकम्मल किए जाएँ। अब इतना बड़ा रिसोर्स लगाया होगा, बजट किया होगा, प्लानिंग की होगी, डेट दी होगी, बच्चों ने एग्जाम दिया होगा, पास हो गए होंगे तो सोचोगे हो गया, नहीं हुआ, जो भी है। अब वो कह रहे हैं कि दोबारा करवाओ, और दोबारा करवाना क्या ईजी टास्क होगा? जब आप पहले नहीं कर पाए तो आगे कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे? इस पर हम मजीद भी बात करेंगे बट वक्फे के बाद। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब, जाने से पहले हम बात करते हैं वेरी क्विकली था MD कैट का एग्ज़ाम हुआ और वाकई ये बदनज़मी दोबारा ले सकना इतना आसान है? पॉसिबल है? पूरा एक प्रोसेस होता है। पहले वाला पर्चा आपने आउट कर दिया, पहले बद इंतज़ामी का शिकार, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अगर बेहतरी करनी होती तो पिछले साल के बनस्बत इस साल कर लेते। अगर अब दोबारा टेस्ट करने जाएंगे तो दोबारा वही सिलसिला होगा, दोबारा ही इतनी बड़ी तादाद पर हम बच्चे आएंगे, बजट लगेगा। हम देखते हैं एक बड़ा बजट जो है वो लग जाता है इसके ऊपर। तमाम तर चीज़ें, इदारे तमाम तर होते हैं, शामिल होते हैं। अगर हमें पहले ही बेहतर तरीके से अगर लेना होता, कोई अगर ये सोचा है कि बेहतर तरीके से बेहतर रिजल्ट इसके दोबारा निकल जाएंगे दोबारा लेने से, तो ये उसकी और आप कह रहे हो ना कि साल में पहली दफ़ा हुकूमत ऐसा करने जा रही है। भाई, तो साल से आप कर रहे हो, ऐसा ही है। तो अगर निज़ाम बेहतर करना होता तो पिछले साल भी मैं जब ग्राउंड पर मौजूद था तो बड़ी बदनज़मी थी। इस साल मैं नहीं था, लेकिन हाँ कि बदनज़मी रिपोर्ट हुई है इस साल भी। तो पिछले साल की बनस्बत इस साल बेहतरी आ जाती अगर बेहतरी आनी होती। हाँ, इसका ये है कि कोई और अल्टरनेट निकाल लें ऑप्शन आने वाले सालों में, तो फिर वो बेहतर होगा। लेकिन दोबारा टेस्ट लेना जो है ना वो नासिर शाह साहब कह रहे हैं सोलर सिस्टम जो है वो मुफ्त तकसीम किए जा रहे हैं, इन्वर्टर्स और बैटरी बैकअप्स भी देने जा रहे हैं। अपना जो किया हुआ मंशूर में वादा है वो पूरा होगा। कब होगा आज़ाद भाई? ये सुनते ही आ रहे हैं। मैं तो इस शाह साहब से कबल जो वज़ीर तवानाई थे इम्तियाज़ अहमद शेख साहब,
उस दौर के जो बजट था, उस बजट में ये ऐलान किया गया कि सिंध हुकूमत की जानब से बिजली के निज़ाम को बेहतर करने के लिए या शहरी हैं या साइलिन हैं या उनके जो आम जो घरों में जो बिजली का इस्तेमाल होता है, उसको हल करने के लिए सिंध हुकूमत ये पहल कर रही है और अपने बजट से जो है इनको सोलर सिस्टम के तहत इनको ये सहूलियात फराहम की जाएगी। लेकिन इम्तियाज़ अहमद शेख साहब 5 साल वज़ीर रहे, 5 साल वो गुजर गए, उसके बाद निगरान सेटअप आया, उसमें भी अमल दरामद नहीं हुआ। और इस वक्त शाह साहब ने ये बिलावल भुट्टो जरदारी का जो मिशन था, इलेक्शन का मंशूर था, उसमें ऐलान किया गया था 3000 यूनिट हम फ्री दे देंगे, वो 300 यूनिट फ्री कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। वो तो फ्री नहीं हुए, वो करेंगे हमारी हुकूमत नहीं बनी वफाक में, लेकिन वफाक में जो आइनी इदारे हैं उनके सरबराह खुद हैं, चाहे सदर ममलकत हो या सेनेट का चेयरमैन हो, डिप्टी स्पीकर हो, गवर्नर के ओहदे हों या सिंध हुकूमत हो। लेकिन उसके बावजूद वो तो अमल नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद बाद में ये जो सोलर का सिस्टम लाने का फैसला किया गया, इस हवाले से वज़ीर हाउस में एक तकरीब हुई थी, उस तकरीब में ये ऐलान किया गया था, उसमें बाकायदा एग्रीमेंट किया गया था एक निजी शोबे के साथ। लेकिन उस पर जो है अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इस हुकूमत को भी काफ़ी वक्त गुजर चुका है। अभी शाह साहब फरमा तो रहे हैं, लेकिन इस पर अमल दरामद करना बाकी है। जब तक कोई चीज़ मंजर पर नहीं आएगी या दिखावा नहीं देगी, उससे कबल जो है कहना नहीं। वो मंजर पर आया जो फ्लोटिंग सोलर पार्क बन रहा था केंजर पे, वो उसका कुछ हुआ? कोई बुनियाद डली? कोई कश्ती वस्ती पे सोलर? नहीं, इस हवाले से सिंध हुकूमत ने उस वक्त इम्तियाज़ शेख साहब ने हम सहाफ़ियों की ज़बान बंद करने के लिए कराची प्रेस क्लब में सोलर सिस्टम लगाया था और सिविल अस्पताल में उसका आगाज़ किया था। लेकिन उसके बाद वो सिविल अस्पताल से मरीज़ों की क्या बात करें, अस्पताल की हालत ये है, सेहत के शोबे में सबसे आगे है, लेकिन हालत बहुत बुरी है। सिविल अस्पताल में सोलर सिस्टम लगाया गया, लेकिन सोलर सिस्टम काबिल काम नहीं है। इस्तेमाल है या नहीं है, मतलब अस्पताल में बिजली नहीं है, लोड शेडिंग होती है, जनरेटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, मरीज़ तड़पते रहते हैं। मैं खुद देख के भुगत आया हूँ, लेकिन किससे क्या शिकवा करें? हम अपने आप से करें, किससे करें? क्योंकि हम खुद जिम्मेदार उस चीज़ के, क्योंकि हम इन चीज़ की निशानदेही नहीं करते हैं, इनकी चीज़ को जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं, क्योंकि सरकार बड़ी चीज़ है, उसके बारे में बात करना आज के दौर में बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो शाह साहब ने फरमाया है, शाह साहब इंतहाई धीमे किस्म के शख्स हैं, इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ बात करते हैं। लेकिन ज़िम्मेदारी पर धीमे अंदाज से बात करना वो अलग बात है, लेकिन काम करके दिखाना वो अलग बात है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जी हाइब्रिड सोलर पार्क्स बनने जा रहे हैं। अभी मैंने फ्लोटिंग का भी पूछा, फ्लोटिंग सोलर पार्क का भी किसी की बुनियाद भी तो रखी हो कि किस तरह से डिलीवर करेंगे। फिर आप जी थरकोल का कहते हो कि नेशनल ग्रिड में इतनी बिजली दे रहा है, ठीक है, लेकिन बात वही कि सिंध को तो फ़ायदा नहीं हो रहा ना, सिंध वही का वही सफ़र कर रहा है, तो किस तरह से होगा? देखिए, ये जो है ना, ये जो इनकी पॉलिसी है, इनके मंशूर का हिस्सा थी। और इसके मुकाबले में अगर हम पंजाब हुकूमत को देखें तो पंजाब हुकूमत ने जो है वो कर दिखाया। हम ये भी देखते हैं कि मंशूर का हिस्सा थी, मंशूर में इतने वादे किए गए, ऐसे किए गए। अब आवाम को पंजाब में तो बिजली पे भी सब्सिडी लोगों को मिल गई, सब्सिडी मिल गई। आवाम को ना एक सवाल करना चाहिए अब जितनी भी आने वाली हुकूमत है या आने वाले इलेक्शंस के अंदर ना, कि क्या नहीं करेंगे। ये ना पूछेंगे आप हमारे लिए क्या करेंगे, आवाम को सवाल ये करना चाहिए कि कैसे करेंगे। अगर ये कैसे का सवाल आवाम करने लग जाए और हम साफ़ी बरादरी भी करने लग जाए ना, तो ये फिर आई गेस आने वाली जो हुकूमतें वो प्लानिंग के साथ आएंगी, और प्लानिंग के साथ ही आती ही फिर वो उसको अप्लाई भी करती हुई नजर आएंगी। कहाँ बस इलेक्शन का टाइम पीरियड निकालना होता है। ये मेरे ख्याल से सहाफ़ी और आवाम भी अभी सवाल करते हैं ये क्या, कब और कैसे होगा। वोट नहीं भी देना चाहें, धमकियाँ दे भी, तो हमारे यहाँ वोटिंग सिस्टम कैसा है ये भी हम जानते हैं। तो ये सब उससे वो तभी तो इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि इसका स्टेटमेंट है कि अगले 16 साल भी हमारी हुकूमत होगी। ऐसा ही है, ऐसे ही है। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल इसीलिए ना, उन्हें पता है कि हम सिस्टम में कहाँ तक घुसे हैं। ऐसे ही। अब आप सोलर पार्क्स की बात करें, सोलर की जो आप सोलराइजेशन की बात करी जा रही है सिंध के अंदर, अभी तक ये इन्होंने सबसे पहले ऐलान किया था कि जो हमारे महकमे होंगे उनको जो है वो सोलराइज किया जाएगा। अभी तक ये अपने महकमों को सोलराइज नहीं कर पाए, तो आवाम को किस तरीके से सोलराइज करेंगे? सही बात है, सरकारी इमारतों में नहीं है। हमारे सिंध हुकूमत के महकमे जो है वो खुद के इलेक्टर के मकरूज है, कर्जी है, बिलों की वापजात कितने बड़े कर्ज हैं, अरबों रुपए है, कोई लाख सवा लाख की बात नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन मजे की बात ये, हमारा जो महकमा दाखिला वो पूरे सूबे के जो इंटरनल सिक्योरिटी जो सिस्टम है उस पूरे को देखता है। लेकिन मजे की बात ये, जब बिजली लोड शेडिंग होती है कि तुगलक हाउस में, अब तुगलक हाउस में कई इतने बड़े महकमे हैं, जिसमें आप शुरुआत करें ग्राउंड फ्लोर से। इसमें महकमा दाखिला, महकमा ज़राअत, महकमा जेल खाना जात, जहाँ से फर्स्ट फ्लोर पर महकमा तैलीम, महकमा इंडस्ट्रीज़, महकमा आपाशी और महकमा जो है लेबर है। ऊपर चले जाएँ आते हैं वज़ीर इंक्वायरी इंस्पेक्शन टीम, महकमा एजुकेशन, तमाम महकमे, इंतहाई बड़े महकमे जो है तुगलक हाउस में मौजूद हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तमाम वहाँ बैठते हैं।
एक आध वजीर का भी दफ्तर है, वहाँ पर शाहिद अब्दुल सलाम थे, उनका एक मावन खास का भी दफ्तर है। सूरत हाल ये नए सेक्रेटरी आते हैं, नए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आते हैं। हालिया कुछ दिनों जो है वज़ीर आला सदर ने सख्ती से अहकाम जारी किए थे कि आपको दफ्तर आना, वक्त पर आना लाजमी होगा, लेकिन 9 बजे जो दफ्तर का वक्त मुकर्रर है, हमारे सेक्रेटरी साहब ने फरमान जारी कर दिया, तमाम मुलाजमिन वक्त पर आएँ वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हो या सेक्रेटरी एजुकेशन हो, दफ्तर आने को तैयार नहीं, तो मुलाजमिन कहाँ से आएंगे? जब मैं खुद घर का बड़ा हूँ, घर में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाऊंगा तो बाकी घर वाले कैसे करेंगे? सूरत हाल ये वहाँ पर भी इस वक्त देखा जा रहा है कि 3 फ्लोर पर मुश्तमिल तुगलक हाउस है, लेकिन उसके ऊपर जो है आर्जी बुनियादों पर शेल्टर लेस की बुनियाद पर दफातर बनाया जा रहा है। लेकिन मजे की बात ये तुगलक हाउस खुद ज़बून हाल का शिकार है। उस ज़बून हाल की बेहतरी करने के बजाय उसके ऊपर जो है लोगों ने मुझे बताया कि सोलर सिस्टम लगा जाए। वो सोलर सिस्टम नहीं है, वो शेल्टर लेस के तौर पर ऊपर दफातर बनाए जा रहे हैं। लेकिन बिल्डिंग का बुनियादी कमज़ोर है, उसके ऊपर शेल्टर लेस दफातर बनाकर वहाँ पर अफसरान बैठेंगे या भाई अपने लिए बनाए ना बनाए, आप आवाम को दे दें। सरकारी इदारों में और सरकारी दफातर में बहुत कुछ ऑलरेडी मौजूद है और उनके बिजली भी फ्री है, तो उनका इतना मसला है भी नहीं। सबसे पहले आप आवाम को रिलीफ देने की बात करें तो आवाम को रिलीफ देना शुरू करें। जी मैं इसमें इजाफा करता हूँ, पाकिस्तान बना है 47 में, 1947 में। हम दावा करते हैं सबसे पहले जो पहल सिंध की थी, कसम खुदा की सिंध के तमाम सरकारी इदारे जो हैं उनमें कई ऐसे महकमे हैं जो इस वक्त भी किराए के बेंगलोर में फ्लैट्स में चल रहे हैं। भाई हम अपने दफातर नहीं बना सकते, पाकिस्तान कहाँ से तरक्की करेगा, सूबा कहाँ से तरक्की करेगा? महकमा बहबूद आबादी आपका कहाँ चल रहा है? आज़ाद भाई, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी सेकंड नहीं करती। जितने बड़े बड़े दफातर, अगर ठीक है, कुछ 4-5 ऐसे इदारे होंगे, 10-20 ऐसे इदारे होंगे जिनके किराए की बिल्डिंग्स में ऑफिस चल रहे होंगे, जिन्होंने बिल्डिंग्स लेके बैठे हैं। अभी आपने खुद कहा कि कौन सा सेक्रेटरी आता है, कौन सा जो है वो क्या कहते हैं मिनिस्टर आ रहा है और बैठ रहा है, कौन किसकी बात सुन रहा है। दफातर बना भी लेंगे तो उसका भी एक्सपेंस हमारे बिलों पर डाल देंगे। हमारे वज़रा कुछ दफातर अलर्ट की वहाँ नहीं बैठते, उन्होंने अपने कैंप ऑफिस बना दिया। तो बात वही है ना कि आप किस लिए बनाओगे? फिर वही हमारी जेबों से आप खींच लोगे और आपने काम करना हो तो फिर वही वाली बात है कि पुल के नीचे बैठ के भी काम हो गया था। जब आपने पाकिस्तान बनने की मिसाल दी तो बबूल के कांटों से भी जो है ना पेपर पे लगा के काम हो गया था और जो है दरख्तों के नीचे भी ऑफिसेज बना लिए गए थे, क्योंकि वो जो क़यादत थी वो काम करना चाहती थी और इनकी कोई प्रायोरिटी है ही नहीं है। सिर्फ ठंडे कमरों में बैठे रहते हैं, इजलास बुलाते हैं। पानी की बोतलों में पाबंदी लगाई थी, आपकी खुद की फुटेज मैंने देखी थी, पानी की बोतलें लेके चल रहे। वक्फा ना लूं मैं, वक्फा ना लूं। घोड़ों के तंबे लेते अंग्रेजों के दौर को हमारे पास वज़रा के दफातर बने हुए घोड़ों के तंबे बहुत अच्छा है, वही जगह है उनकी। यहाँ पे थैंक यू सो मच आज़ाद भाई और ताहा, आप दोनों ने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद अगले सेगमेंट में हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब आज हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन मनाया जा रहा है। अच्छा, अब इस दिन को मनाने का मकसद क्या है? आज तो हम एक सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अब ये जो दुनिया बदल रही है और इस पहले तो हम कहते थे कि जो डिजिटलाइज हो गया, सब कुछ डिजिटल वर्ल्ड हो गई, कंप्यूटर का ज़माना आ गया, IT का ज़माना आ गया। एक फेज़ जिस वक्त हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने ये सब कुछ देखा कि जी आप कंप्यूटर सीखें और बहुत बेसिक चीज़ें जो है वो सिखाई जाती थी। फिर अब जो जनरेशन आ रही है, उसके हमारे बाद जो जनरेशन आ रही है, जो अब बच्चे पढ़ रहे हैं इस वक्त, उनके लिए जो है वो और ज़्यादा चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं। फिर हमने देखा कि आज से अगर मैं 5-7 साल पहले पीछे चली जाऊं तो हमने एक नई टर्म सुनी कि डिजिटल मीडिया आ गया है, डिजिटल वर्ल्ड में हम दाखिल हो गए हैं। पहले WWW जो है वर्ल्ड वेब का जो है वो सिलसिला रहा, उसके बाद डिजिटलाइज हो गई सब चीज़ें, एप्लीकेशंस आ गई, बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई। उसके बाद एक और अब एक नया चैलेंज है और नया चैलेंज होने के साथ साथ जो हम अपनी तालीम है, जो हम अपनी चीज़ें देख रहे हैं या दुनिया का बदलता हुआ रुझान देख रहे हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से देख रहे हैं, जिसमें क्या हुआ है कि जब इंफॉर्मेशन का फ्लो है या एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है, चीज़ें बहुत ज़्यादा सहल हो गई हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद। तो अब इन सारी चीज़ों के लिए ये एक्ट भी आया कुछ साल पहले, 2 साल पहले की बात है, जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनेस्को की जानिब से जो है वो ये डे मनाने का कहा गया और ऑब्जर्व करने के लिए कहा गया, ताकि जो आपके लोग हैं आपके कंट्री में उनको एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन हो, उनके पास राइट हो, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो स्मूथ हो और जो है वो गवर्नेंस की जा सके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम किया जा सके। और जो है ना जो थीम है इस दिन को मनाने की वो भी यही
है कि इससे दोनों को फ़ायदा हो, आपकी गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो, लोग सर्व करें तो, और साथ साथ लोगों को भी इसका फ़ायदा हो। इस पर मज़ीद एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में इसकी क्या स्टैंडिंग है, हमारे पास जो है वो किस तरह से इसको ऑब्जर्व किया जाता है, नहीं किया जाता, और फिर आगे आने वाले वक्तों में अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है वो फोकस करें और हमारे यहाँ इस पर सरकारी सतह में क्या हो रहा है, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मेरे साथ जो है वो मोहम्मद मल्हान और साहब मौजूद हैं, वेलकम करते हैं उनको शो में। PhD स्कॉलर हैं, लेक्चरर हैं, वेलकम टू द शो, अस्सलाम वालेकुम। और डॉक्टर हसानौज भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे, आप स्कॉलर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, डॉक्टर भी हैं, वेलकम टू द शो। आप दोनों की आमद और वक़्त का बहुत शुक्रिया। तो जहाँ तक अब तक मैं इसको समझ पाई हूँ मेरी नाक़िस नॉलेज के मुताबिक, क्या ये ऐसा ही है मल्हान, या ये कुछ इससे डिफरेंट है? यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन क्या है ये, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत ज़्यादा इस साल थीम में जो है वो फोकस किया गया है, तो क्या है ये? अच्छा, मैं इसके हवाले से थोड़ा सा एक बैकग्राउंड भी बता देता हूँ और बता देता हूँ है क्या बेसिकली। हाँ। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं, ये बेसिकली एक यूनिवर्स, और ये हमें मालूम है आज 28 सितंबर है, तो यूनाइटेड नेशन की तरफ से यूनेस्को का जो इदारा है उसके तहत ये दिन भी मनाया जा रहा है। तो इसका मतलब कि एक ग्लोबल कोई चीज़ है, ग्लोबल फिनोमेना है, ठीक है। अच्छा, अब ये है क्या चीज़? बेसिकली इस जो आज का दिन मनाया जा रहा है, इसमें बेसिकली ये चीज़ बताई जा रही है कि दुनिया के जो ममालिक हैं वो इंश्योर करें कि उनके जो सिटीजन्स हैं वो उनके पास प्रॉपर एक्सेस हो अपने राइट के हवाले से, कि उनके साथ जो उनकी हुकूमत, जो उनकी रूलिंग क्लास है या गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है, वो उनको अप्रोच कर सकें अपने बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि उनको किस तरह से रूल किया जा रहा है, ताकि वो इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग कर सकें। बेसिकली इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, उनको मालूम हो कि वो उनका जो टैक्स का पैसा है वो खर्च कहाँ हो रहा है, वो किसी भी इदारे में जाके पूछ सकें हमारा पैसा कहाँ खर्च हुआ है, जो पब्लिक फिगर हैं वो बाउंड हैं अकाउंटेबिलिटी के लिए। इसका बेसिक पर्पस ये है। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो आप बात कर रही थी, वो बेसिकली इस तनाजुर में बात की गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से थ्रेट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद से थ्रेट है जो कवरेज, जो यूनिवर्सल एक्सेस, जो इन्फॉर्मेशन है जो ग्लोबली अवेलेबल जिस तरीके से, उसको एक नए चैलेंज का सामना है। अच्छा, इस हवाले से बात कीजिए। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि जी आपको इस तरह से किया जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप इस तरह से यूज़ करें कि जो आपको राइट टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो ये कैसे क्योंकि अब तो हर चीज़ में आप देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंक्लूड कर रहे हैं, या जो है वो हम नज़र आ रही है हमें हर इदारे में। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ तो अभी दुनिया की जो मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ हैं वो इसमें अभी किसी रेस में ही नहीं है, ठीक है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। इसमें चंद ही 2-3 ममालिक हैं जिनका इसमें एज हासिल है। सही बात है। तो अगर ये चीज़ रहेगी तो इसमें बाकी तो दुनिया एक तरीके से मोनोपोली कायम हो जाएगी। अभी हमने देखा, अभी रिसेंट इंसिडेंट पेजर्स के हवाले से एक मुल्क ने किस तरीके से एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को किस तरह से एज अ एक्सप्लोसिव डिवाइस के तौर पर ग्लोबली इस्तेमाल कर लिया। ये तो मतलब ये इससे बड़ी टेररिज्म क्या हो गया अगर हम इस तरीके से देखना शुरू करें। तो अगर हम इस एग्जाम्पल से समझना शुरू करें तो कि हमें अगर चंद ममालिक के पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो फिर ये बहुत खतरनाक हो जाएगा दुनिया भर के लिए। तो जो मैं इस राइट टू इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात कर रहा हूँ, इसमें आपको थोड़ा इसका बैकग्राउंड बताऊँ है क्या बेसिकली। अगर हम इसकी ग्लोबल गवर्नेंस से इसका ताल्लुक है बेसिकली डायरेक्टली, और उसमें बेसिकली जब हम बात करते हैं तो इसकी जो रूट हमें मिलती है वो मिलती है बेसिकली यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से। जो हम जानते हैं ह्यूमन राइट्स ग्लोबल एक्नॉलेज जो प्रिंसिपल्स हैं, तो उसका अगर हम आर्टिकल 19 पढ़ेंगे तो उसमें बात होती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, जिसे हम जानते हैं आमतौर पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हम कहते हैं हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन उसी आर्टिकल में एक चीज़ भी मेंशन है कि हर एक इंडिविजुअल के पास ये राइट है कि वो एक्सेस कर सके इन्फॉर्मेशन के हवाले से, एक्सेस कर सके इन्फॉर्मेशन के हवाले से, वो रिसीव कर सके और वो इम्पार्ट भी कर सके, और अक्रॉस द फ्रंटियर वो कि दुनिया के किसी भी टेरिटरी से इन्फॉर्मेशन ले सके और किसी भी मीडिया के थ्रू। ये उसका राइट है फंडामेंटल, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अच्छा, ये डिक्लेरेशन है, ये बाउंड नहीं है कोई मुल्क इसको फॉलो करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान और तकरीबन दुनिया के 170 के करीब ममालिक हैं जो कि एक सिग्नेटरी हैं और रेटिफाई भी करके बैठे हुए हैं यूनिवर्सल कॉन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जिसके तहत ये तमाम ममालिक बाउंड हैं कि वो इंश्योर करेंगे ये राइट इन तमाम सिटीजन का। हाँ, उसमें एक चीज़ लगा दी गई है कि लिमिटेशन कि वो जो अफराद होंगे इस मुल्क के अंदर वो कुछ मामलात में स्टेट की रूल्स एंड रेगुलेशन के विदिन रहेंगे, प्लस सिक्योरिटी मेजर्स के हवाले से और नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से हम बात कर सकते हैं कि वो या किसी की लाइफ के हवाले से कोई चीज़ है तो वो उस हवाले से वो ऐसा नहीं होगा कि आपकी फ्रीडम की कोई लिमिट होगी ना, उस हवाले से वो लिमिटेशन होगी। तो ये ग्लोबल इसका जो है इसके पीछे जो रूल्स एंड फ्रेमवर्क इस तरीके से हैं। अच्छा, हाँ जी आप मुकम्मल करें। बिल्कुल इसी तरीके से दो चीज़ें, और अगर हम आज पाकिस्तान में या ग्लोबली हम देख रहे हैं किस तरह से वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो हमें दिखता है कि ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो आज 2015 में जो आए थे 2030 तक 2030 तक के लिए, उसमें रूल्स रखे गए 17 गोल्स इन टोटल। तो उनमें से 16 गोल जो है वो गुड गवर्नेंस के हवाले से। तो गुड गवर्नेंस के लिए ज़रूरी है आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी तो आप गुड गवर्नेंस कर सकें। मुझे पता हो कि मेरी जो गवर्नमेंट सही काम कर रही है तो मुझे इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं कुछ डिसीजन मेकिंग कर सकूँगा ना, अकाउंटेबिलिटी कर सकूँगा उनकी।
या उनका ऑडिट कर सकूँगा। तो हमारे यहाँ, जो आप ग्लोबल ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो मुझे इस तरह का कोई भी रुझान नज़र नहीं आ रहा। आप मतलब ये तो ई गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दुनिया ये बातें कर रही है। यहाँ तो आप फाइल में खंगालने अपने काउंसिल ऑफिस चले जाएं तो आप कुछ नहीं पता कर सकते, कुछ नहीं उखाड़ सकते। तो क्योंकि मेरे और आपके टैक्स के पैसे से इस्तेमाल हो रहा है ना, और यही राइट टू इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने की बात हो रही है, जो आप ग्लोबल ट्रेंड्स की बात करें। तो मेरे ख्याल से तो ये दिन हमारी लिस्ट से तो काट ही देना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ही नहीं है ये मैं तो। इस पर आपको एक बात बताता हूँ, हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट। ये दिन कोविनेंट, जैसे उन्होंने बताया मल्हान साहब ने, कि साइन किया हुआ है, पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी है, तो पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स के हवाले से तमाम कवानीन जो है अपने मुल्क में इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। पाकिस्तान साउथ एशिया का पहला मुल्क है जिसने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्सेस दिया। अब सिंध, बलूचिस्तान ये 2006-2005 में इन्होंने दिया था, फिर पंजाब और केपी में 2014 में वो आया, और फिर फेडरल में 2017 में आया और साइन हुआ। अभी इसमें बाकायदा पूरा पाकिस्तान का एक जो है फेडरल लेवल पे भी और सिंध गवर्नमेंट लेवल पे भी, गवर्नमेंट प्रोविजनल गवर्नमेंट लेवल पे भी कमिश्नर होता है जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। अब मैं आपको बता, मैं उसी की एग्जांपल दूंगा अभी आपको। अब हमें इस एक्ट का पता नहीं है। इस एक्ट के तहत मैं एक आम आदमी, हम में से कोई भी किसी भी गवर्नमेंट इदारे के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता है। फॉर एग्जांपल, अभी एक बहुत ही इनफेमस एक इंसिडेंट हुआ है एक जज साहब की डिग्री के हवाले से, आपने सुना होगा, जिनके 2 एनरोलमेंट कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट में वो फैसला हुआ। उस सिंडिकेट का मैं मेंबर हूँ। अच्छा। हाँ, अब वो कैसे हुआ, किसने बोला? एक आम शहरी ने दरख्वास्त दी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत मुझे इन जज साहब की क्रेडेंशियल्स बताई जाएं, क्योंकि मेरी नॉलेज में आया है कि इनकी 2 एनरोलमेंट है। अच्छा। इस एक्ट को इस्तेमाल करते हुए, जिसका दिन आज हम मना रहे हैं, कि राइट टू एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, इस एक्ट के तहत उन साहब की जब इन्फॉर्मेशन निकाली गई तो उसमें पता चला कि उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी। उसकी कमेटी ने डिसाइड किया, सिंडिकेट ने फैसला दिया, जो कि अब कोर्ट में मामला चल रहा है। आप इमेजिन करें, एक आम आदमी की कैपेसिटी और ताकत, ये डेमोक्रेसी इंश्योर करती है कि एक आम आदमी के पास ये ताकत होनी चाहिए कि वो अपने मुल्क के सरबराह से पूछ सके। तो यही दुनिया भर में होता है। हम लोग क्या करते हैं कि हमें अगर कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो हम उसका क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे डाल दिया। अरे आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बनो, आप फ़ौरन ईमेल लिखो, आप लिखो कि मुझे ये चाहिए, आपने सड़क बनाई है, 5 करोड़ की सड़क तो नहीं लग रही है, इसमें बजट किस तरह एलोकेट किया गया था, कितने इसमें किस चीज़ में कितना पैसा लगा है। आपको इदारा पाबंद है देने का। फॉर एग्जांपल, आप यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से इन्फॉर्मेशन ले लें, किसी प्रोफेसर की या किसी भी एम्प्लॉय की, कि ये एम्प्लॉय मेरे नज़दीक में जो है इसकी डिग्री ये है, जाली है, या कोई भी इसका एक्सपीरियंस पूरा नहीं है, या इसका जो अपॉइंटमेंट है वो इलीगल मीन्स के थ्रू हुआ है, आप मुझे इस पर इन्फॉर्मेशन देंगे, इसका प्रॉपर सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू। नहीं तो इदारा प्रोवाइड करेगा या आपको अदालत के थ्रू जाना इदारा प्रोवाइड करेगा राइट टू इन्फॉर्मेशन। अगर इदारा आपको नहीं देता, आपने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची को लिखा, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची आपको नहीं देती है, फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के तौर पे कोट कर रहा हूँ, तो आप क्या कर सकती हैं, आप जो कमिश्नर है सिंध का, उसको आप लिख सकती हैं, सिंध कमिश्नर इन्फॉर्मेशन का, कि इन्होंने मुझे नहीं दिया, वो 45 डेज में आपको जवाब देने का पाबंद है। अगर उसने जवाब आपको नहीं दिया, वो उनसे पूछेगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची आपने इनको जवाब क्यों नहीं दिया था, और उन पे पेनल्टी लगाई जा सकती है। उनकी मजिस्ट्रेटिव पावर भी होती है कमिश्नर के पास कि वो उनकी तनख्वाह भी रोक सकती है 100 दिन के लिए। और आपको पता है कि अगर 1 दिन की तनख्वाह भी रुक जाए सरकारी मुलाजिम की, तो उसकी ब्रीच ऑफ सर्विस आ जाता है, सर्विस में गैप आ जाता है, ये बहुत बड़ी सज़ा है। तो सोचें एक कमिश्नर के पास कितनी ताकत है सिर्फ इसलिए कि उस इदारे के सरबरा ने जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की। इसी तरह एक वाक़या हुआ था कि डीसी साहब थे, एक आम आदमी ने कहा मुझे आप अपनी जो आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, जो आपकी उसकी लॉगबुक की कॉपी चाहिए, पिछले 3 महीनों की कि कितना खर्चा हुआ है। उन्होंने कहा तो मेरी सिक्योरिटी का मसला है, मैं तो नहीं दूंगा। उस पर हायर अप्स पे गए, आखिर में कोर्ट ने फैसला किया कि आप पाबंद हैं देने के लिए। अच्छा। 3 महीने आपने लॉगबुक का मतलब होता है कि गाड़ी कहाँ जा रही आ रही है, तो वो आप देना, क्योंकि सरकारी मुलाजिम हैं, आप प्राइवेट इदारे के, आप प्राइवेट हैं तो आपकी मर्जी, लेकिन सरकारी हैं तो आप टैक्स के पैसों से, आवाम के पैसों से आपको तनख्वाह मिल रही है, मराहत मिल रही है, आप उनको जवाब देने के पाबंद हैं। यू आर बाउंड टू गिव देम आंसर्स। तो बस फिर आज से जो ना बेड़ा उठा ले आवाम, एक सड़क के पीछे लग जाए और जो है वो अकाउंटेबल प्रोसेस। नहीं, ये बात ही कि हमें पता ही नहीं है ना। एग्जैक्टली, ये मुझे भी नहीं पता इतनी डिटेल में, तो हम ये कर सकते हैं और नहीं कर सकते। हम दुनिया भर में तो कहते हैं कि ये हो रहा है और जी वहाँ तो आप सवाल कर, लेकिन यहाँ तो कोई जवाब भी नहीं देता ना। तो अब उसके बाद क्या होता है वो भी आपने थोड़ा बहुत बताया, लेकिन मजीद बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब बात हो रही है
एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन की। अच्छा, दुनिया भर में ये सड़कों वाली बात आपने बताई, ये कौमी इदारों की बात बताई, सरकारी इदारों की आपने बात बताई, सरकार के लोगों की आपने बात बताई। हम लोग ना हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं, यार इस मुल्क में तो निज़ाम ऐसा है ही नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता। जो बातें हसन बता रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि यूके, यूएस और जर्मनी की मिसालें दे रहे हैं। पाकिस्तान की तो मिसाल मुझे नहीं लगता, लेकिन हुआ है। क्यों हुआ? क्योंकि कुछ जिनको पता था उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। तो मल्हान, इस बारे में आगाही यकीनी तौर पर एक तो फराहम कैसे की जा सकती है, और फिर वही वाली बात कि अभी मैं इसमें भी देख रही थी कि मीडिया का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इन चीज़ों के बारे में बात करें और उनको बताएं। तो हमारे यहाँ ये चीज़ें अभी भी नज़र नहीं आ रही हैं, या सरकार खुद ही छुपाना चाह रही है, खुद ही मेरे पीछे पड़ जाएंगे। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें, हम किस तरह से इसकी आगाही की बात कर सकें, तो मैं अगर फैक्चुअली बात करूं तो अगर हम पाकिस्तान के अंदर इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखें तो हमें दिखता है कि पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम इस पे अगर कोई अमल दरामद हुआ या ये बना ऑर्डिनेंस की सूरत में आया था, तो ये परवेज़ मुशर्रफ के टाइम पीरियड पे आया था 2002 में। अच्छा, वो ऑर्डिनेंस की सूरत में आया था, फिर 2004 में उसको हम लीगल फ्रेमवर्क में लेके चले गए थे। उस मतलब उसको पार्ट बना दिया था हमने एक तरीके से एक फेडरल लेवल पे। लेकिन एक में इसमें मज़े की चीज़ ये थी कि परवेज़ मुशर्रफ को एज सच हमदर्दी नहीं थी कि वो लोगों को राइट देना चाह रहे थे कि वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए। बेसिकली ये रिकमेंडेशन दी गई थी एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से कि उन्होंने लिंक कर दिया था कि आपको कुछ एड मिल जाएगी अगर आप रिफॉर्म्स लेके आए, आवाम को आप एम्पावर करेंगे इस तरीके से, तो आपको कुछ कैश फ्लो मिल जाएगा बेसिकली। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान ने ये डिसीजन मेकिंग इसलिए की थी। अच्छा, फिर 10 साल तक वही चलता रहा सिस्टम, फिर उसमें इस मज़ीद काम हुआ, और फिर सबसे पहले अगर देखा जाए क्या नाम है इसमें सूबाई लेवल पे इस पर फिर इस तरीके से काम तमाम सूबों ने इस पर कानून साजी की। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अहम बनती है वो बनती है जो कि मीडिया से लिंक लोग हैं। जर्नलिस्ट का सबसे अहम रोल बनता है इस हवाले से कि वो आगाही रहें, और वो क्योंकि पास वो जब आपको पता है इसके तहत आप हर एक के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, तो उनका तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि वो स्वीपिंग स्टेटमेंट पास करने के बजाय या फेक न्यूज़ चलाने के बजाय वो डायरेक्टली अप्रोच करें रिस्पॉन्सिबल इदारों से और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, सही मायने में इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज क्रिएट करें या डेवलप करें। ये वो अपने प्रोफेशन से भी इस हवाले से सिंसियरिटी का मुजाहरा कर रहे होंगे और अवामी खिदमत भी कर रहे होंगे। और एक इसमें साथ में एक चीज़ और कनेक्ट कर दूँ, आप इससे खुद समझ जाएंगे। पाकिस्तान, हम लोग कराची में रह रहे हैं जो कि एक मुस्लिम दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला वो शहर है, और आप मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ, आप उससे कनेक्ट, आपने सुना तो होगा पैराडाइज पॉइंट का नाम, एक काफ़ी फेमस जगह रही है, बड़ा खूबसूरत। हाँ, लेकिन अब वहाँ पे एक आदमी नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पे K2 और K3 न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट बन चुके हैं। अच्छा, ठीक है, 2015-16 में उन पर काम स्टार्ट हो गया था। अच्छा, जब वो प्रोजेक्ट बन रहा था तो उस वक्त सिविल सोसाइटी में काफ़ी इस हवाले से कंसर्न रेज किए गए। अब कि वो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट बन रहा है और इतनी बड़ी आबादी के साथ क्या मेजर्स लिए गए। हाँ। तो उस वक्त मैं कुछ 4 अफराद थे, वो इस पर उन्होंने इनिशिएटिव लिया। एक हमारी ऑस्कर विनर शर्मीन उबैद चुना है, डॉक्टर परवेज़ उबैद, उन्होंने पिटीशन फाइल की इस हवाले से कि जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन है इसने इस हवाले से कोई पब्लिक हियरिंग नहीं की, और इन्होंने परवेज़ उबैद ने तो बाकायदा ये अपना स्टैंड लिया था कि इन्होंने सिर्फ इस छोटे से इंग्लिश न्यूज़पेपर में एक इसके हवाले से नोटिस दे दिया और किसी मेजर उर्दू न्यूज़पेपर में दिया ही नहीं। या फिर इसके बाद जब एक से बता दूँ, चंद अफराद जब इनिशिएटिव लेते हैं, इसके नतीजे में पूरी पब्लिक हियरिंग करनी पड़ी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को, उनको तमाम कंसर्न्स को एड्रेस करना पड़ा, ग्रीवेंसेस क्या किस किस्म के हो सकते हैं, और इवन के उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में को अप्रोच किया इस सवाल से, मीडिया को कई पब्लिक हियरिंग्स हुई हैं, और इसके बाद काफ़ी ये मैटर तब जाकर रिजॉल्व हुआ है, और इस हवाले से जो कंसर्न्स थे वो हल हो सके। हालांकि अगर हम समझे पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी एक रिस्पॉन्सिबल इदारा है, और उसको भी आंसर देना पड़ गया है कि जब आपको अपने राइट को पता हो और आप उसको सही तरीके से चैनलाइज कर रहे हों। और ये चंद 4, आप सोचें इतनी बड़ी आबादी में सिर्फ 4 लोगों के पास ये जहन में आया था कि वो अप्रोच करें अपने सिटीजन्स को महफूज करने के लिए। अच्छा, तो हम सबका रुझान क्या है मल्हान और हसन दोनों में, क्या हो रहा है कि ना हमारे यहाँ लोग कहते हैं यार कौन इतना वक्त लगाएगा और कौन अदालतों में जाएगा, कौन पिटिशन्स फाइल करेगा, कौन, और हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो हमारे यहाँ ओवरऑल सोशल प्रैक्टिस भी तो ये है कि हम अपना वक्त नहीं लगाना चाहते, हमें कोई कंसर्न्स भी नहीं है। ये 3-4 लोग बस कहते हैं ना इनके तो दिमाग में कीड़ा है, तो जो करने जाते हैं उसको तो कीड़ा जो कहते हैं। फिर हम हर चीज़ को बैठ के रोते रहते हैं, सड़क को भी रो रहे हैं, वसाइल को भी रो रहे हैं, मसाइल को भी रो रहे हैं। तो ये अगर हम अपने बुनियाद पे कर सकें, प्रोसेस कितना मुश्किल है, कितना अरसे का प्रोसेस है। आपको सिर्फ ईमेल करनी है, आप ईमेल करें या लेटर लिख दें, ब्लैंक पेपर पे लेटर लिख दें। तो ये जब सुनवाइयाँ होंगी तो ये कहीं तो जाएंगे ना, ये किस तरह से आप क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, तो जाना तो पड़ेगा। नहीं, आपने एक लेटर लिखा, मैं घर पर बैठा हूँ, मैंने लेटर लिखा कि भाई मुझे सुई गैस या कोई भी इदारा है इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये वाली कि इधर जो आपने पाइपलाइन डाली है वो उसमें क्या क्या मसले आए थे और इसमें आपने कितना बजट लगाया है और यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर था उसकी क्रेडिबिलिटी क्या थी, वो प्रोवाइड करने के मजाज है मुझे। अगर वो 10 दिन तक प्रोवाइड नहीं करते आप दोबारा लेटर लिखें, नहीं लिखते 20 दिन तक आप कमिश्नर को लेटर लिख दें, बस 3 लेटर लिखने, कमिश्नर खुद आपको जवाब पूरा उनसे लेके देगा।
और नहीं दिया तो क्या करें? आप नहीं वो देगा, उसकी जिम्मेदारी है, उसको सजा देना भी जिम्मेदारी, उसको बनाया इसीलिए गया है। और आपको यहाँ अच्छा आपको लोग पता ये है क्या पाकिस्तान लोग इसमें ये आता है कि मैं बताता हूँ मैडम कि लोग समझते हैं कि हमें जान को खतरा हो जाएगा, लोग हमारे दुश्मन बन जाएंगे, वो भी उनकी जिम्मेदारी की हिफाजत देना आपको। और ये कि एक राइट टू इन्फॉर्मेशन, देखें जब आपको एक आम आदमी को, सरकारी मुलाजिम को पता चलेगा ना कि उसको जवाब देना है हर एक के सामने, तो वो ये इसीलिए लाया गया। इसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी तो स्टार्ट हुई है, जब ये बहुत ज़्यादा वो होगा, इम्प्लीमेंट होगा सही तरीके से, तो आप देखिएगा कि करप्शन कम से कम होती जाएगी। क्योंकि जब अब सोशल मीडिया के आने के बाद जब वीडियोस बन जाती हैं आसानी से, तो लोग बहुत मोहतात हो गए कि मैं ऐसी कोई बात ना कर दूँ, कोई ऐसी बदतमीजी ना कर दूँ। तो ये सब चीज़ें वक्त के साथ अब जब लोगों को समझ में आएगी। दूसरी बात ये कि इसमें 2-3 तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती, जैसे कि जो कौमी राज होते हैं, टॉप सीक्रेट्स होते हैं, कॉन्फिडेंशियल होते हैं, वो तो ज़रूरी भी है। हाँ जी बिल्कुल, फौज से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड जितने भी हैं, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत सिर्फ स्टेट्स के या फॉरेन। भाई पहले आप बुनियादी चीज़ों पे तो करना शुरू करें ना, हमारे जो शहरी हैं वो अपना रोल प्ले करें। देखिए सिंपल ईमेल की मार है, इसमें कुछ भी खास नहीं करना आपको, कोई तोप चीज़ नहीं, आप ईमेल लिखें या मैक्सिमम लेटर है। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच हसान और मल्हान, आप लोगों ने वक्त दिया। मेरे पास कोई ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब आज हम इस सेगमेंट में बात करेंगे थोड़ा इवेंट मैनेजमेंट के हवाले से, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इवेंट प्लानर्स का जो है ना वो बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ता जा रहा है। अच्छा हुआ क्या कि अभी कुछ दिनों पहले भी इत्तेफाक हुआ कि जब आप सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, तो आपने कोई छोटी सी तकरीब भी करनी हो ना, तो पहले तो ये होता था 2-4 तम्बू मंगा लिया आपने, स्टेज बना लिया, खाने का इंतज़ाम कर लिया और आपकी जो है वो शादी भी निमट गई, माइयों मेहंदी भी हो गया, लेकिन या बच्चे की बर्थडे भी हो गई। लेकिन अब क्या है, क्योंकि इतना ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं, इतनी ज़्यादा फैंसी चीज़ें कह लें, वैरायटी कह लें, थीम्स कह लें, और रौनक लगाने के लिए जो ना कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ों का अब एडिशन हो गया, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई प्लानर ज़रूर चाहिए होता है कि यार मुझे अपना इवेंट इस तरीके से कराना है, या मैं बच्चे के लिए ये थीम चूज़ करना चाहती हूँ। तो उसमें उनका कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना बजट आपको दरकार होता है, क्या बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, क्या इन बजट भी काम हो जाता है। तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, घरेलू इवेंट्स को भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा कॉर्पोरेट इवेंट्स के हवाले से भी बात करेंगे। तो आपको आगाही फराम करने के लिए हमारे साथ जो है वो इवेंट मैनेजर्स और प्लानर्स मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं शो में। वकास वोरा को वेलकम करेंगे और रमीज़ वोरा को वेलकम करेंगे। आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वकास, पहले आप शायद मेरी बात से अग्री करेंगे कि पहले कोई भी इवेंट करना ना बहुत आसान होता था कि माइयों मेहंदी भी है तो जी सोफे पे माइयों बिठाओ, पीली पीली चादरें डालो और माइयों मेहंदी हो गया। अब बड़ा मुश्किल काम है, अब सोचना पड़ता है कि यार मेरी अम्ब्रेला थीम होगी, या मुझे ढोल बाजे चाहिए तो उसकी थीम होगी, या मुझे सनफ्लावर्स चाहिए, मतलब लाइक क्या गेंदा चाहिए। तो मतलब इतनी अब पूरा आपको प्लान करना पड़ता है। तो इवेंट वाले को आप कहते हो यार तुम ये फटीक पकड़ो और कर दो। तो अब किस हद तक रुझान बढ़ गया है, और क्या ये पॉकेट पर बहुत भारी हैं या नहीं है, क्या है तरीका? अच्छा, पहले तो ये होगा कि मैं ये कहना चाहूँगा कि इवेंट के लिए रिक्वायरमेंट्स तो अब डिफरेंट कस्टमर्स की ना बहुत जो है ना वो बहुत डिफरेंट आ गई हैं। हाँ। हर बंदा चाहता है कि वो कुछ डिफरेंट करे, तो उसके लिए उसको इवेंट प्लानर की ज़रूरत पड़ती है। और फिर एज अ इकोनॉमिकल तो होते हैं सारे इवेंट। अब ये बजट पे डिपेंड करता है कि किसका क्या बजट है। हमारे से इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये होती है कि हम बहुत फ्रेंडली बजट लेते हुए चलें उसका, और बेस्ट से बेस्ट थीम दे सकें उसको, बेस्ट से बेस्ट इवेंट प्लान कर सकें। इवेंट प्लानिंग में अब आपने बताया जैसे बहुत ही ह्यूज अमाउंट में जो है वो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। कितने कलर के सोफ़े हैं, थीम है, कलरफुल है, मेहंदी है, वेडिंग है, ड्रेसिंग्स लग रही हैं, स्टेज की डिज़ाइनिंग हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही। अब तो डांस फ्लोर भी चाहिए, तो फलाना भी चाहिए, तो धमाका भी, तो लाइट भी लगी हो, स्पॉटलाइट। तो ये सारी चीज़ें आप पर्सनली खुद सब मैनेज नहीं कर सकते, इसलिए आपको प्लानर की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसी है। बिल्कुल ऐसे। कितने दिन पहले तो वो रहा, आप ये बताओ कि क्यों आप जो है ना वो इस फील्ड की तरफ सोचे? आपको मैं जानती हूँ, एक अरसा हमने साथ काम भी किया रमीज़, और बड़े साउंड कैमरामैन में आपका शुमार होता है और बड़ा अच्छा टेक्निकल काम भी करते हैं। तो जो ना फील्ड स्विच की रमीज़ ने। रमीज़ क्यों ऐसा किया? क्योंकि लोग जो ये वाला होता है उनका चस्का छूटता नहीं, कहीं ना कहीं कीड़ा रहता ही है। तो अब ये जो आप कर रहे हो, शिफ्ट हुआ है, तो कैसे मैनेज हो रहा है? वैसे तो शिफ्ट तो देखें उस जब हम एक चैनल में साथ थे, 2007 की बात है, ऐसा ही है। 2007 के बाद से, तो 2007 से ही हमने, यानी फादर का काम था, प्रोडक्शन हाउस था, तो मैंने हल्के हल्के करके यानी फादर का काम स्टार्ट कर लिया। फिर मुझे बैठे बैठे यानी एक बंदे ने मुझे ऑफ़र करी साउंड की, खाली साउंड की, कि साउंड सेल कर रहा हूँ। तो मेरे कज़न ने मुझे अप्रोच करी
और उस वक्त मेरे पास बिल्कुल भी यानी पैसे ना होने के बराबर थे कि मैं अपना साउंड कैसे लूँ, क्योंकि एक्सपेंसिव चीज़ है, लाजमी आते हैं। और बैठे बैठे एक शौक उठा और मेरा कज़न है हारिस, उसने मुझे बोला कि साउंड लो और काम करते हैं हम लोग मिलकर। तो हमने ऐसे ही जस्ट 2007 में काम स्टार्ट कर दिया था। तो वह वहाँ से जब चैनल को लेते हुए, चैनल को साथ लेते हुए, तो मैं आगे बढ़ते 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 तो ऑफिस के लोगों ने भी बहुत सपोर्ट करी, बॉसेस ने भी बहुत सपोर्ट करी, सब ने बहुत सपोर्ट करी। तो वो फील्ड पहले से ही चलती आ रही है, लोगों को अब पता लगा है कि मैं इस फील्ड में हूँ। सही बात। वो सालों से फील्ड चलती आ रही है। फिर भाई बाहर था, बाहर से वो पाकिस्तान आ गया, तो फिर इस तरह करते करते माशाल्लाह आज एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हम लोग पूरी रन कर रहे हैं। और अपना इक्विपमेंट, अपनी सारी चीज़ों पे, अपनी एसएमडीज़, अपनी साउंड, अपनी लाइट, अपनी ट्रस, तो माशाल्लाह पहले एक था, आज माशाल्लाह पूरी कंपनी है, कंपनी में एम्प्लॉयज़ हैं, सारी चीज़ें और बड़ी मेहनत से, यानी सबकी सपोर्ट से, बड़ी मेहनत से। तो मैंने स्विच नहीं करी, आज भी मैं साफ़ी बरादरी का हिस्सा भी हूँ और रहता भी हूँ, इन भी रहता हूँ, आना जाना सारी चीज़ें। तो मैं सारी चीज़ें क्लब में भी खास एक्टिव है। हाँ, प्रेस क्लब में पिछले साल मैं गवर्निंग बॉडी का मेंबर था। तो बस ये कि बस मेहनत है, चल रही है, इंशाल्लाह मज़ीद आगे करेंगे, क्योंकि मीडिया का रुझान जो है ना अब वो आगे की तरफ। वैसे भी मुझे समझते हैं बाय प्रोफेशन जो है ना आपको 1 से 2 चीज़ों में इंडल्ज होना चाहिए। वकास, एक तो एक बड़ी बात यह है कि देखें, एक तो छोटे इवेंट्स भी हो रहे हैं, बड़े इवेंट्स भी हो रहे हैं, हर तरह का इवेंट जो है वो अब हो रहा है और प्लानर्स के थ्रू ही हो रहा है। किस तरह के इवेंट पे ज़्यादा आप लोग फोकस करते हैं, जो नए आने वाले लोग होते हैं उनको किस तरह, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ कि एक रमीज़ के भी इसलिए स्टैंडिंग बनी कि अच्छा इसने बनाया, एक का इवेंट किया, अच्छा जी वकास ने करवाया, यार उसका इवेंट अच्छा था, तुम इससे करवा के देखो। तो किस तरह से ग्रो करना पड़ता है और वर्ड ऑफ माउथ कितना मैटर करता है। अब तो खैर कमेंट्स में भी, रिव्यूज़ पे, तस्वीरों पे, हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है लोगों के लिए अपना बिजनेस प्रमोट करने के लिए। अच्छा, हमारा तो सारा बेस कर रहा होता है वर्ड ऑफ माउथ पे। हमारी मार्केटिंग चल रही होती है फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे। सोशल मार्केटिंग तो अपनी जगह है, लेकिन जो कस्टमर होता है वो ट्रस्ट करता है कि किसी से उसके रेफरेंस वाले ने कराया वो, और उसको कुछ कंपनसेट मिल जाए, डिस्काउंट मिल जाए कि उसके थ्रू वो आ जाए। तो सारी चीज़ें हमारी डिपेंड कर रही होती हैं रेफरेंस बेस पे। कॉर्पोरेट क्लाइंट जितना भी हो, इंडिविजुअल क्लाइंट जितना भी हो, कंज्यूमर हो, वो सारा बेस कर होता है रेफरेंस पे। तो हम ज़्यादातर रेफरेंस बेस बिजनेस है हमारे पास। और सोशल नेटवर्किंग से जो हमारे पास बिजनेस आता है वो ऑलमोस्ट 50% सोशल नेटवर्किंग का है और 50% हमारे पास रेफरेंशियल बेस क्लाइंट है। तो और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट स्टार्ट होती हैं बहुत अलग अलग तरीके से। तो मैं इतनी रिक्वायरमेंट से मैं आपको यहाँ बता भी नहीं सकता। सबसे पहले तो हम पूछते हैं थीम क्या है, इवेंट की नेचर क्या है, इवेंट किस टाइप का, इवेंट कब होना है, नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, आपको क्या क्या चाहिए, फूड में क्या होना चाहिए, कैटरिंग में आइटम्स कितने होने चाहिए, उस आइटम के बाद कितने किस्म के आइटम होने चाहिए, ये सब रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से फिर इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। अच्छा, केटरिंग सर्विसेज अलग हैं या वो भी सारे इवेंट प्लानर की ही जिम्मेदारी कि वो प्रोवाइड करेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग आपको कहते हैं हम सेटअप लगा देंगे जी, खाने पीने का आपने खुद देखना है, बहुत सारे लोग प्रोवाइड भी कर रहे होते हैं। तो ये क्या होता है, मिक्स एंड मैच कॉम्बिनेशंस हैं? हाँ, डिफरेंट है। कुछ लोग करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है 360 बेस पे काम कर रहे हैं। हम कैटरिंग भी करते हैं, इन हाउस इक्विपमेंट भी हैं और इवेंट ऑर्गेनाइज भी करते हैं, इवेंट प्लानर्स को इक्विपमेंट रेंटल पे भी देते हैं। अच्छा, तो हम 360 डोमेन में काम कर रहे हैं। हमारा अपना किचन भी है जो कैटरिंग सर्विस है, वोहरा कैटरिंग के नाम से किचन है, VPM के नाम से इवेंट मैनेजमेंट जनरल है। अब हमने एक VPM कॉर्पोरेट इवेंट्स कर दिया है जो कॉर्पोरेट इवेंट्स को डील करेगी सिर्फ। तो हम टोटल 360 पे काम करते हैं, ओवरऑल काम करते हैं। हमें क्लाइंट जो भी रिक्वायरमेंट होगी हम उसको फुलफ़िल करते हैं। तो उसके बाद बाकी और चीज़ों की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको हम फुलफ़िल करते हैं। कितना टाइम पहले कम से कम एक इवेंट को प्लान करना हो तो एक कंपनी को भी देना पड़ता है आपको? क्योंकि लाइक होता है ना, हमें तो 1 हफ्ते पहले याद आ रहा है, 10 दिन पहले याद आ रहा है, 5 दिन पहले याद आ रहा है कि हमें ये इवेंट करना है। तो उसमें सब कुछ हो जाता है, आपको पहले से कितना टाइम स्पेंड चाहिए इवेंट प्लानर को भी, मैनेजर को भी चीज़ें मैनेज करने? देखिए, कॉर्पोरेट की तरफ अगर आप आएंगे ना तो कॉर्पोरेट में तकरीबन कोई 3 महीने 4 महीने अगर किसी कंपनी से आपकी डीलिंग चल रही है और उनको अपना एक बड़ा शो करना है, बड़ा यानी यूज सेटअप करना है, तो उसमें ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, 3 महीने पहले तैयारियां हमारी तरफ से भी, अगर हमारा लॉक होता है यानी कंपनीज़ की तरफ हम लॉक होते हैं तो हमारी तैयारियां 3 महीने पहले से ऑलमोस्ट शुरू हो जाती हैं उस इवेंट को, इवेंट की नौयत देखते हुए। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मेहंदी का सेटअप है, हमें रात में कॉल आई और उसने रात में ही हमें
यस किया और तस्वीरों में और वीडियो में देख के यस किया कि मुझे यही सेटअप लगाना है, तो हम विदिन उसी 24 आवर्स से पहले हम रात में 3 बजे 4 बजे अपनी टीम रवाना करना शुरू कर देते हैं उसी लोकेशन पे, वेन्यू पे, जो भी है, ग्राउंड है, सेटअप है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर्विस भी बहुत फास्ट है, तो एम्प्लॉय भी हमारे पास ही होते हैं, हमारे पास एम्प्लॉय दिन रात का उनको तो फिर रखना पड़ता होगा, इमरजेंसी सर्विसेज में। इमरजेंसी सर्विस भी है, वेंडर टू वेंडर जो काम आता है उसमें भी हम सर्विसेज फास्ट सर्विस देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें कि हमें सारी चीज़ें हमारे इन हाउस होने से हमें ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि हम फ़ौरन रिस्पांस करके फ़ौरन उसको हल करने की कोशिश करते हैं। अब रात में अगर जैसे आपका फ़ोन आया, मुझे अगर जैसे मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई और सारी चीज़ें रात ही में आपने मुझे लॉक कर दिया, तो इंशाल्लाह ताला सुबह आपको वेन्यू पे बंदे भी मिलेंगे, सामान भी मिलेगा, इक्विपमेंट भी मिलेगा, चीज़ें मिलेंगी, बशर्त ये है कि आप और मैं दोनों मिलके लॉक कर सकें वो इवेंट को। क्योंकि बाज़-औक़ात ये आ जाता है कि बाज़-औक़ात लोग पैसों की वजह से थोड़ा सा हो जाते हैं, क्योंकि फ़ौरन बोलेंगे तो लाजमी आता है उसमें सर्विसेज में थोड़ा फ़र्क आ जाता है। और कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जो 1 महीना पहले प्लान होते हैं, उसमें सारी चीज़ें होती हैं, तो वो थोड़ा अच्छे से हो जाता है। तो हम क्लाइंट को पहले भी बताते हैं कि ये आपका बहुत आपने बहुत विदिन आवर बोला है, तो इसमें थोड़ी सी अगर हो तो आप देख लें, तो वो जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है वो उसको मैनेज करके हम देने की कोशिश करते हैं और देते हैं। अच्छा, अब लोगों को ये भी बताना है या हमें ख़ुद भी ये समझना है कि भाई इवेंट प्लानर को देने का फ़ायदा क्या है वकास? ये तो सब चीज़ें खुद भी करवाई जाता है। अब तो तस्वीरों का दौर, ये लगा दो वो लगा दो, आप गली की कोने की दुकान से भी लगवा सकते हैं। लेकिन अगर आप इवेंट प्लानर को दे रहे हैं तो आपका स्ट्रेस या आपका जो भी काम है वो कितना स्मूथ हो जाता है, होता है नहीं होता। बहुत सारे लोग उनसे भी नाराज़ हो जाते हैं कि हमारी मर्ज़ी की चीज़ें नहीं है। तो फ़ायदे नुकसान क्या हैं इसके? अच्छा, मेरी नज़र में तो सारे फ़ायदे ही हैं। हाँ, ये बात तो सही है। एज आ इवेंट प्लानर तो देखूंगा सारे फ़ायदे ही हैं। डिसएडवांटेजेस होते हैं हर काम की, हर चीज़ के हैं। कभी आपकी म्यूचुअल में आपको दिखाया ब्लू था, अरेंज नहीं हो सका, रेड लग गया सोफ़ा, हाँ, रिक्वायरमेंट थी किसी चीज़ की और लगा दिया कुछ। बजट में इवेंट प्लानर कोई ऐसा है जिसने उसको नहीं पता था कि एक चीज़ की किसकी कॉस्ट क्या है, बाद में उसको परेशानी है, तो वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होती हैं। अच्छा, इवेंट प्लानर को देने का एडवांटेज तो बहुत सारे हैं। आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं। एक बंदे को अगर आपने काम दे दिया तो अब उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो कहाँ से लाइन अप कर रहा है, किससे लाइन अप कर रहा है, टाइमली मैनेजमेंट हो रही है। आपकी कोऑर्डिनेशन सिर्फ 1% से है। तो नॉर्मली ज़्यादातर लोग तो अब यही करते हैं कि एक बंदे को काम दे दिया जाए और वो उसकी ज़िम्मेदारियों को डिफरेंट जगहों से वो लाइन अप करे और लाइन अप करके उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करे। तो ये ज़्यादा बेहतर है। इसकी चीज़ें, उसकी हेडेक नहीं होती है। कस्टमर को सिर्फ ये पता होता है मुझे वकास से बात करनी है या वकास की टीम से बात करनी है, तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप लोग जब अभी ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं तो कॉर्पोरेट इवेंट्स भी हो रहे हैं और जो है पर्सनल इवेंट्स भी होते हैं, कौन से इवेंट ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि जिसमें फ़ायदा भी होता है, जाहिर सी बात है फाइनेंशियल चीज़ें भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, और ये है कि करना भी आसान है? आसान तो दोनों हैं। जब आपके हाथ में चीज़ें होती हैं, आपका एक्सपीरियंस होता ये बात भी है, सही तो है। आसान दोनों हो जाते हैं। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली कॉर्पोरेट में बजट का कम इशू होता है। एज अ वेडिंग और कंज्यूमर को साइड पे जाएंगे तो कॉर्पोरेट पे बजट का इशू कम होता है। बहुत रेयर केसेस में ऐसा आता है कि बजट नहीं है, ये लिमिटेड बजट में। अच्छा, उनका लिमिटेड बजट भी वेडिंग या इवेंट से ज़्यादा होता है। तो हमें तो ऑब्वियसली कोशिश ये होती है कि कॉर्पोरेट पे काम करें, लेकिन हम 360 डोमेन पे काम करें। कॉर्पोरेट, बर्थडे, वेडिंग, इवेंट, ब्राइडल शावर, बेबी शावर, ईच एंड एवरीथिंग हम 360 पे काम कर रहे हैं। तो हमें किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ एक्सपर्टीज। एक कॉलर भी है हमारे साथ, उनको भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहिबा बात कर रही हैं और क्या कहना चाहती हैं आप? जी, मैं शुमाइला बात कर रही हूँ कराची से। मेरा इनसे ये सवाल है कि हमारे यहाँ एक इवेंट है शादी का, मेरी सिस्टर की शादी होने वाली है जी। तो हम अब इसका अंदाजा लगाना चाहते हैं कि ये कितने में इवेंट कर देंगे हमें, अगर सिर्फ बारात का अगर हमने। अच्छा, तो साहब साथ ही रहेगा वकास, अगर कोई बारात का इवेंट है तो वो किस, उसका एस्टिमेटेड अमाउंट कितना होता है, क्या होता है और किस तरह से हो सकता है? अच्छा, बारात का इवेंट है, सबसे पहले तो हमारे नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं? कितने लोग होंगे अंदाजन शुमाइला? 400 के करीब। 400 के करीब लोग होंगे। वेन्यू कहाँ पे? हाँ, इलाका कौन सा है आपका, कहाँ करवाना वेन्यू। चाहते हैं? तो वेन्यू तो ये नहीं देंगे हमें? हम वेन्यू भी दे depend करता सकते है। हैं? हाँ, वेन्यू भी ठीक दे है। सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट लोकेशंस पे वेन्यू होते हैं, कुछ प्राइवेट वेन्यूज़ होते हैं,
तो उन वेन्यूज़ पे अगर हम काम करते हैं, वेन्यूज़ के अलग अलग रेट हैं। तकरीबन 400 के लिए जो वेन्यू अवेलेबल होते हैं इस वक्त कराची में, वो 80,000 से लेके 1,50,000 तक के वेन्यूज़ हैं 400 के आउटडोर वेन्यू पे। अच्छा, बहुत सारे लोगों के जहन में एक सवाल होता है, पहले मैं इनकी बात का जवाब तो दे बड़ा दूं। बजट फ्रेंडली बता रहे हैं, वरना सिर्फ तो बड़े वेन्यू की बात कर रहा हूँ। अभी इसमें आउटडोर सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है, खाली जगह मिली है हमें। अच्छा, अभी सजावट का सामान अभी मैं लगेगा। अभी तो वही मैं कहूँ, रुको अभी तो- यार, मैं किसी से बुकिंग पकड़ती हूँ, कमीशन पे देती हूँ किसी को। ऐसा ना हो कल आप बोलेंगे यार मुझे एक ज़रा वेन्यू दे देना 4 लाख रुपए में, वो सिर्फ जगह के 1.5 लाख रुपए में। अच्छा, वेन्यू पे पहली तो ये कि 400% है, तो हमारी कैलकुलेशन ये होती है कि हम बेसिक डिकोर जो जिसमें कटलरी, क्रॉकरी, वेटर, कारपेटिंग सारी सर्विसेज आ जाती हैं, तो ये तकरीबन 450 to 500 बेसिक शुरू होता है। इसके बाद फिर फ्लोरल वर्क है, जनरेटर है, लाइटिंग का वर्क है, कितना एम्बियंस पे लाइटिंग चाहिए, कितने फानूस लगेंगे, वॉल पैनलिंग होगी नहीं होगी, ये सब डिपेंड, हम रिक्वायरमेंट कस्टमर से पूछते हैं कि कितने बजट तक वो अफोर्ड कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें एडिशनल होती जाती हैं। 500 तो बेसिक है, 500 में वो अपना तंबू लगा के काम तो कर सकते हैं, 5 लाख रुपए में 500 पर हेड। अच्छा, तो 500 एक पर है। अंदाजन कितना बन जाता है वो? तकरीबन 400 का, जो कल ही हमारे कस्टमर थे वो तकरीबन 4,50,000 to 5 लाख एक एवरेज जाता है। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये होती है, बहुत सारे लोग हमसे ये कहते हैं कि हम वेन्यू ना कर लें, कोई भी ऐसा बैंक्वेट ना कर लें या बॉल रूम ना कर लें। बॉल रूम और बैंक्वेट में एक इन हाउस फिक्स कॉस्ट है। हमारी कॉस्ट जो है ना वेरी करती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, हर चीज़ हमें वेन्यू पे जाके काम करना है, बिफोर डे हमें सेटअप लगाना है। इसमें तो हमारी कॉस्ट और जो डेकोरेशन उनकी कॉस्ट है बैंक्वेट या बॉल रूम्स की, वो हमेशा वेरी करेगी। सही। इन हाउस कॉस्ट में और एक आउटडोर सेटअप करने में, आउटडोर सेटअप आपकी रिक्वायरमेंट के, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, बॉल रूम उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वो बॉल रूम है, उनके पास ये चीज़ें हैं, 1 लाख रुपए में, 100 लोगों का 2 लाख रुपए में, 50,000 रुपए में, वॉट एवर दे वॉन्ट दे चार्ज। तो वो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही रहेगा कि हम ऐसे ही करेंगे। एडिशनल जो भी कॉस्ट होगी वो कस्टमर को पे करनी है। और हमारे पास इनके मुताबिक जो ये चीज़ एक एक चीज़ सेलेक्ट होती है, कुर्सी का कवर कौन सा होगा, रिबन्स कौन सी होंगी, कुर्सी कौन सी होगी। तो जब आप अपनी कस्टमाइजेशन में जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको पैसों में तो फर्क भाई वो वही वाली बात है, जितना गुड़ आपने डलवाना है ना उतना मीठा आपको मिलेगा। जितना इक्विपमेंट आप लगवाना चाहेंगे, फ्रेश फ्लावर्स के स्टेज बनते हैं तो जाहिर है वो आपको अपने उसमें बजट में तो दे नहीं देगा। तो ये चीज़ें तो वही हैं कि जितनी कस्टमाइजेशन की तरफ आप जाते हैं वो मिलती हैं। तो रमीज़, किस तरह से काम चल रहा है, वेरी क्विकली आप क्या कहना चाहते हो? और इवेंट का पाकिस्तान में जो है वो किस हद तक फोकस बढ़ गया है, और अगर कोई यंग लोग भी आना चाहते हैं तो आप उनको कैसे प्रमोट करेंगे? क्योंकि ये बहुत सारे लोग अभी छोटी छोटी चीज़ों से, मैंने देखा कि कुछ साल पहले किसी ने मेरे बच्चे की बर्थडे प्लान की थी और आज माशाल्लाह वो एक बड़े इवेंट प्लानर्स में जो है वो उनका शुमार होता है। तो बहुत छोटा सा सेटअप घर के लिए उन्होंने मुझे लगा के दिया था, तो वो कितना ग्रो कर गए इन 5-6 सालों में। तो लोगों के लिए एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है, ख़वातीन बहुत ज़्यादा इसमें आ रही हैं। रमीज़, तो अगर किसी को हमारे साथ ज्वाइन करना है तो वो हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी टीम का हिस्सा भी बन सकते हैं। तो हमारा फेसबुक पेज है वॉरा प्रोडक्शन, वॉरा प्रोडक्शन, और इंस्टा भी में मिल जाएगा, VPM कॉर्पोरेट इवेंट भी मिल जाएगा। तो फेसबुक पेज पे हमें, और अच्छी फील्ड है, अच्छी चीज़ है, अच्छे लोगों के साथ आप ज्वाइन करें, अच्छे तजर्बेकार लोगों के साथ ज्वाइन करें ताकि आपको भी तजुर्बा उतना ही मिल सके जितना उनके पास, क्योंकि एक्सपीरियंस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर बंदा बोले कि मैं शॉर्टकट से निकल जाऊंगा तो शॉर्टकट से वो आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वो सोचे कि मैं आज अकेला करके सब कुछ कर लूँगा, तो वो अकेला शॉर्टकट से कुछ नहीं हो सकता। तो अच्छे लोगों के साथ ज्वाइन करें, चाहे हमारे साथ हों चाहे और दूसरे इवेंट मैनेजमेंट हैं, अच्छे बड़े बड़े नाम हैं माशाल्लाह, तो उनके साथ ज्वाइन करें। हमारे लिए आपके तवज्जो से कहना चाहूँगा, हमारे ऑफिस के दरवाजे खुले में, जिसको आना है हमारी टीम का हिस्सा बने। और माशाल्लाह से हमारी एक कंपनी दुबई में भी, वकास भाई इसी हफ्ते इंशाल्लाह ट्रैवल करने जा रहे हैं, तो बाकी ये बताएंगे इंशाल्लाह। एक्सपेंशंस हो रही हैं और लोगों को आप भी अपने साथ मिला सकते हैं, बात वही। और उन्होंने जैसे बताया कि भाई आप हमसे चीज़ें वो बाय भी कर सकते हैं, बोरो भी कर सकते हैं, रेंट भी कर सकते हैं, और अगर आप अपना काम स्टार्ट करना चाहें और उसको आगे लेके जाना चाहें तो आपके पास एक ऑप्शन भी आ गया कि आपको सब कुछ ख़रीदना नहीं है, एज़ पर रिक्वायरमेंट आप हायर करें, रेंट करें और जो अपना काम शुरू भी करें। वेरी क्विकली माशाल्लाह से कि LLC का लाइसेंस हमने दुबई में ले लिया है माशाल्लाह से। सही। तो वकास भाई इसी हफ्ते ट्रैवल करेंगे और UAE
यूएई में अब किसी को इवेंट कराना हो तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अरे वाह, ज़बरदस्त। तो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जो है, और पाकिस्तान से बाहर जो है वो पाकिस्तानियों का एक बड़ा वो है कि बड़ी मेहनत से काम करते हैं और बड़े एक अच्छा जो है ना वो एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस जो है वो क्रिएट करते हैं। थैंक यू कमिंग इन द शो, फॉर कमिंग इन द शो वकास और रमीज़, आप लोगों ने वक्त दिया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे अपने अगले सेगमेंट में। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब आज हम बात करेंगे माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो एनवायरनमेंट है वो खासा चेंज हो रहा है, और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के अंदर जो है वो एनवायरमेंटल और क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ मौसम तब्दील हो रहे हैं बल्कि जो हमारी जो एयर क्वालिटी है उसके हवाले से बात करें तो उसमें फ़र्क नज़र आ रहा है। लोगों की सेहत के ऊपर जो है वो किस हद तक जो है इससे फ़र्क आता है, और जो टेम्परेचर्स हैं वो कहीं रेज़ हो रहे हैं, कहीं जो है डिक्लाइन का शिकार हो रहे हैं। तो ये जो सारे चेंजेस हैं उनकी वजूहात क्या हैं, इनकी प्रोडक्शन के हवाले से क्या हो सकता है, पाकिस्तान इसमें कहाँ स्टैंड कर रहा है, कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ जो है वो डॉक्टर मौज़म अली खान साहब मौजूद हैं। आप डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी कराची यूनिवर्सिटी की। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? तो मौज़म साहब, जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बात होती है क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल चेंजेस के ऊपर, और हम ये समझते हैं कि सिर्फ ये मौसम तब्दील हो रहे हैं, गर्मी सर्दी में इजाफा हो रहा है। क्या इसका इम्पैक्ट सिर्फ यहाँ तक है या इससे ज़्यादा है बियॉन्ड? जैसे भी मैंने भी कहा कि हमारी सेहत असरअंदाज हो रही है, हमारे रूटीन्स जो है वो असरअंदाज हो रहे हैं, हमारे लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हो रहे हैं। तो किस हद तक इसका इम्पैक्ट है इंडिविजुअल्स के ऊपर? देखिए, पहली बात तो ये समझने की है कि क्लाइमेट या क्लाइमेट चेंज एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो एनवायरनमेंट एक बड़ी अम्ब्रेला है, उसका एक कंपोनेंट है क्लाइमेट या क्लाइमेट चेंज। सही। अगर आप क्लाइमेट और क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे तो इसमें अगर आप देखिए कि चेंजेस कब से आने शुरू हुए, जब दुनिया इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड में दाखिल हुई, एंड दैट वाज एक्चुअली इन 1900। और जैसे जैसे दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन होती चली गई वैसे वैसे ही क्लाइमेट या एनवायरनमेंट चेंज होता चला गया पूरी दुनिया का। अब देखने की बात यह है कि चूँकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, तो पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज के हवाले से क्या प्रॉब्लम है और पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है। तो देखिए, अब से 10-12 साल पहले पाकिस्तान रैंक 12 इन टर्म ऑफ क्लाइमेट चेंज हेड लिस्ट कंट्रीज, फिर पाकिस्तान का नंबर 10वां हुआ, फिर पाकिस्तान 8वें नंबर पे आया, एंड करेंटली इन 2024 वी आर एट नंबर 5th इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। अच्छा, और टॉप कंट्रीब्यूटर्स में कौन है? अच्छा, अगर आप कंट्रीब्यूटर की बात करें तो पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रही है, हमारा कंट्रीब्यूशन टोटली इनसिग्निफिकेंट, सही, दैट इज़ लेस दैन 1%, आई वुड से 0.3%, 0.4%। लेकिन अगर इस हवाले से आप डेवलप कंट्रीज़ का कंट्रीब्यूशन देखें तो वो दैट इज़ वेरी वेरी अलार्मिंग। तो सिचुएशन ये हो रही है कि वी आर एक्चुअली नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज, वी आर एक्चुअली द विक्टिम। हम विक्टिम हैं विच इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द डेवलप्ड कंट्री। सही, और वो भी उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बेसिकली। अच्छा, प्रोडक्शन लॉस पे तो वो बड़ी बात करते हैं, जो हम टॉप कंट्रीज़ को अगर उठाकर देखें, जो बड़े कंट्रीब्यूटर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं दुनिया के अंदर, तो वो SOPs का ख्याल रखने की बात बहुत ज़्यादा करते हैं, अपनी इंडस्ट्रीज़ की जो है ना वो कि इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन की बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सस्टेन क्यों नहीं कर पा रहे, क्या वजह है इसकी? देखिए, इसको अगर एक लफ्ज़ में हम बयान करना चाहें तो दैट इज़ एक्चुअली ग्रीड, एंड दैट ग्रीड इज़ एक्चुअली स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी अमीर बनने की ख्वाहिश, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज हासिल करने की ख्वाहिश। देखिए, इस वक्त जो दुनिया में जंगें हो रही हैं तो देयर आर नंबर ऑफ स्कूल ऑफ थॉट्स कि इन जंगों का रीज़न क्या है, लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि ये जंगें जो हो रही हैं दैट इज़ एक्चुअली टू एक्वायर मोर एंड मोर रिसोर्स, ऐसा ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास रिसोर्सेज आ जाए। तो ये जो सारी सिचुएशन आपको दुनिया में नज़र आ रही है दैट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ द ग्रीड ऑफ द पीपल, ग्रीड ऑफ द नेशन, ग्रीड ऑफ द कंट्रीज।
ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास रिसोर्सेज आ जाए, क्योंकि ह्यूमन सर्वाइवल जो है फ्यूचर में वो बेस करेगा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर। जिसके पास जितनी ज़्यादा रिसोर्सेज होंगी वही ज़्यादा देर तक दुनिया में सस्टेन करेगा। अच्छा, हम समझ रहे हैं कि शायद, खैर पता नहीं अब इस बारे में क्या राय है, कि हम ये समझते हैं कि बहुत इंडस्ट्रीज़ होंगी, पावर होगी, पैसा होगा, लेकिन जहाँ तक मेरी स्टडी है वो ये कहती है कि आपको आगे आने वाले दौर में जो चैलेंजेस होंगे किसी भी मुल्क को, या जो है सुपर पावर्स होंगी, या हम जंगे देखेंगे तो वो पानी और ग़िज़ा पर देखेंगे। तो क्या वाकई ऐसा है? तो हम उस पर तो फोकस नहीं कर रहे। अब हम इन्वायरमेंटल चेंजेस की बात करते तो हम अपने ओशियन के साथ क्या कर रहे हैं और दुनिया भर में क्या हो रहा है वो भी हमारे सामने मौजूद है। ग़िज़ा का अगर उठाकर देख लें तो भी हमने उसमें इतनी मॉडिफिकेशंस कर दी हैं, उसका क्या हाल है, अब हम प्रोडक्शन में कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं पूरी दुनिया का, ना सिर्फ पाकिस्तान। तो आपको क्या लगता है कि ये बड़ा जो है ना चेंज करने की ज़रूरत है हमें ओवरऑल, मतलब रिवर्स करना होगा सब कुछ? जी, ये है एक्चुअली दैट इज़ द गेम ऑफ माइंडसेट। यस। अब अगर आप इन नंबर ऑफ एकॉर्ड और एग्रीमेंट दुनिया में साइन हुए हैं, ख़ास तौर पे क्लाइमेट चेंज के हवाले से, जैसे अभी दुबई में रिसेंटली COP29 हुई, या इससे पहले जो मीटिंग्स होती रहीं, जो लैंडमार्क एग्रीमेंट था वो क्योटो प्रोटोकॉल था 1992 में जो जापान में हुआ, और जहां 38 इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ एग्रीड इन प्रिंसिपल टू रिड्यूस देयर ग्रीन हाउस एमिशन, कि अपनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को कम करेंगे ताकि ग्रीन हाउस एमिशन जो है वो कम हो जाए। दुनिया में 3 कंट्रीज़ ऐसे हैं हु बैक्ड आउट टू साइन द क्योटो प्रोटोकॉल, और उसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का आता है, विच इज़ द मोस्ट डेवलप्ड, विच इज़ द मोस्ट एडवांस कंट्री। तो उन्होंने कहा कि हम क्योटो प्रोटोकॉल साइन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम ये साइन कर देंगे तो हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ रुक जाएगी। तो अब पाकिस्तान जैसे कंट्री या वो कंट्रीज़ जो डेवलपिंग हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ये पूरा हमारा साउथ एशियन रीजन, हम तो ग्रीन हाउस एमिशन में हमारा तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है ना, लेकिन हम इसका शिकार हो रहे हैं। और ये इतना इम्पोर्टेंट अब इशू है कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जनरल असेंबली में जो खिताब किया उन्होंने उसमें कैटेगोरिकली बताया कि पाकिस्तान में जो अभी फ्लड आया $30 बिलियन का नुकसान हुआ। तो हम तो ये नहीं कर रहे हैं ना, ये क्लाइमेट चेंज में हमारा तो कोई रोल नहीं है, लेकिन हम शिकार हो रहे हैं, और किस हद तक कि $30 बिलियन का हमें नुकसान उठाना पड़ा। तो अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि वो कंट्रीज़ जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो आगे आएँ और अंडर डेवलप और डेवलप कंट्रीज़ की मदद करें। ये तो कोर जो है ना, ये तो रिस्क वाला इशू आ गया कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा नहीं रहे। वैसे आप दुनिया भर में बहुत बड़े चैम्पियन बने हुए हैं हर चीज़ के लिए कि आप जो उसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जहाँ पर अपनी चीज़ें करने पे बात आती है तो हम वो देख रहे हैं कि वो रोल नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, ये हम जो विक्टिम बन रहे हैं इसमें पाकिस्तान किस तरह से या पूरे साउथ एशियन जो ममालिक हैं वो क्या कर सकते हैं, एक तो इस हवाले से बात होगी, और फिर हम अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं इस हवाले से भी बात करेंगे मज़ीद, बट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब हम बात कर रहे हैं माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि हम जो ममालिक इसका शिकार हो रहे हैं, एक तो करने की क्या ज़रूरत है, अपने मुल्क में भी कौन से मेजर्स कर सकते हैं और दुनिया में किन किन प्लेटफॉर्म्स पे जाके हम जो है ये आवाज़ उठा सकते हैं, तो मौज़ूम साहब इसके लिए क्या करना होगा? देखिए, अगर क्लाइमेट चेंज की पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो हम सब जानते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स से गुज़र रहा है, मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स का शिकार रहा है। हमारे यहाँ इकनॉमिक क्राइसिस हैं, हमारे यहाँ पॉलिटिकल क्राइसिस हैं, हमारे यहाँ सोशल क्राइसिस हैं, लेकिन ये जो क्राइसिस हैं इनको हल करने के लिए हमारे पास वक्त मौजूद है और वक्त दिया जा सकता है। और पहले भी ऐसा हुआ है कि हम इन क्राइसिस से निकल गए, लेकिन जहाँ तक एनवायरनमेंट की बात है, जहाँ तक क्लाइमेट चेंज की बात है, हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया। आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट आवर कंट्री, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट के हवाले से, हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया। हमें जो कुछ भी करना है वो आज से और अभी से करना है। अब इसमें एक बात ये होती है कि फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या करेगी और बाहर के ममालिक हमारी कैसे मदद कर, हमें इन सब से बाहर निकलना होगा। एनवायरनमेंट जो है वो किसी हुकूमत का मसला नहीं है,
किसी सूबाई हुकूमत का मसला नहीं है, किसी फेडरल गवर्नमेंट का मसला नहीं है। एनवायरनमेंट जो है वो एक फ़र्द का मसला है, इंडिविजुअल का मसला है। और आप मेरी बात याद रखिए कि पाकिस्तान का सर्वाइवल जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में दैट विल टोटली बी बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। पाकिस्तान के हवाले से लोग कहते हैं कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, पावर्टी हमारे यहाँ गुर्बत है। मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ एनवायरनमेंट इसको नहीं मानता। अच्छा, पावर्टी हमारा मसला नहीं है, गुर्बत हमारा मसला नहीं है। इट इज़ एक्चुअली द एम्पावरमेंट ऑफ रिसोर्सेज विच इज़ क्रिएटिंग पावर्टी। रिसोर्सेज हमारे यहाँ ख़त्म हो रहे हैं। सही बात है। अब कौन सी रिसोर्सेज ख़त्म हो रही है? हमारे यहाँ पानी ख़त्म हो रहा है, हमारे ग्लेशियर बड़ी तेज़ी के साथ मेल्ट हो रहे हैं, हमारे जो मेरीन फूड है वो ख़त्म हो रही है, हमारे जंगलात हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारी ख़त्म हो रही हैं। तो हमें किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। हर आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी इन्वायरमेंट को और क्लाइमेट चेंज के हवाले से क्या कर सकता है। आपने पूछा हम क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान क्या कर सकता है। अब पाकिस्तान देखिए एक ज़रूरी मुल्क है, हमारी पूरी इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस करती है, और एग्रीकल्चर उस वक्त तक नहीं होगा जब आपके पास पानी अवेलेबल नहीं होगा। हम ये क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है, हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन सिस्टम है, नेचुरल है या मैन मेड है। लेकिन उस हवाले से मेरा सवाल यह है एज ए स्टूडेंट ऑफ एनवायरनमेंट, क्या हमारे पास कोई ड्रेनेज सिस्टम भी है? हमारे पास कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। अगर कराची के हवाले से बात करें तो कराची में कराची इज़ बीइंग ब्लेस्ड बाय 2 नेचुरल ड्रेनेज बेसिन, लियारी और मली रिवर। और अगर आप तारीख़ की किताबें पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ फ्रेश वाटर था और लोग यहाँ मछलियाँ पकड़ने के लिए आते थे। लेकिन अब इस नेचुरल ड्रेनेज बेसिन के साथ हमने क्या किया, इंक्रोचमेंट कर दिया हमने इस नेचुरल ड्रेनेज बेसिन। और फिर हुआ क्या कि अब जब बारिश होती है और फ्लैश फ्लड आता है तो हम रोते हैं कि कराची डूब गया। तो कराची तो डूबेगा ही ना, आपने तो नेचुरल ड्रेनेज बेसिन क्लॉग कर दिया, आपने तो उसको इंक्रोच कर दिया। फिर यही नहीं, हमने तो अपने समंदरों में इंक्रोचमेंट करनी शुरू कर दी, इंक्रोचमेंट विद इन दी सी। तो याद रखिए कि अगर आप नेचर से लड़ेंगे तो नेचर का इंतकाम जो है बड़ा दर्दनाक होगा। तो अब क्या करने की ज़रूरत है कि वाटर कंजर्वेशन की स्ट्रैटेजी हमारे पास होनी चाहिए। हमारे पास ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिसके ज़रिए हम अपने वेस्ट वाटर को ट्रीट करें और उसको रिसाइकिल करें। और इतने सालों में तो आज तक हम डैम्स ही नहीं बना सके, आप वाटर कंजर्वेशन की बात करिए, कैसे होगा? ये सब कुछ हो सकता है, फोकस नहीं है ना हमारा। असल में मैंने जैसे अर्ज़ किया कि हर फोरम पे लोग काम कर रहे हैं, हमारी हुकूमतें काम कर रही हैं। हमें किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि हम खुद क्या कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर क्या इसमें क्या प्रॉब्लम है कि अगर हम अपने घर के बाहर एक दरख्त लगा लें, न सिर्फ दरख्त लगाएं बल्कि उस दरख्त की निगहदाश्त करें ताकि वो मैच्योर हो जाए। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि हम अपना कचरा जो है वो सड़क के ऊपर ना फेंकें। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि एक कम्युनिटी, एक ब्लॉक, एक एरिया के लोग ये तहिया कर लें कि आज से हम कचरा जो है कहीं उसको स्कैटर्डली नहीं फेंकेंगे बल्कि एक जगह जमा करके। लेकिन इस बारे में तो खैर मौज़म साहब बहुत बात होती है और शायद लोग किसी ना किसी हद तक करते भी हो, ना भी करते हो, चले एक वो बात है। लेकिन हम जिन मसाइल की बात कर रहे हैं जो हमारे कंट्री वाइज हैं, जो हमें ग्लोबली चैलेंजेस हैं, उनसे निपटने के लिए तो यकीन हमारे इदारों को, हमारी हुकूमतों को उसको सीरियस कंसर्न देना होगा। मैं और आप कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते वाटर कंजर्वेशन के बाद। बहुत ही होगा कि मैं ये चलने प्रैक्टिस कर लूँगी कि टैप थोड़ा कम खोलूँ, पानी ज़ाया ना करूँ, ये चीज़ें। लेकिन हमें अल्टीमेट गोल्स और अल्टीमेट प्लान्स की तरफ बढ़ना होगा। अगर सस्टेनेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, आगे चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, तो हमारा तो फोकस उस तरह से है ही नहीं। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन ब्यूरो क्या कर रहा है, या अगर हम जो फॉरेस्ट प्लांटेशन की तरफ देख रहे हैं, अभी थोड़े दिनों पहले हमने देखा कि मैंग्रोव्स के साथ हमने क्या, जो और तिमर के जंगलात के साथ कराची में जो है वो क्या हुआ है, उसका कितना बड़ा रोल है कराची के एनवायरनमेंट के अंदर। तो हमारा तो कहीं पर भी कोई फोकस नहीं है। हाँ, मैं इंडिविजुअल तो रोल प्ले नहीं करूंगी ना। असल में बात यह है कि एनवायरनमेंट या क्लाइमेट चेंज हमारी, बस क्लाइमेट चेंज के बारे में दिन जब आता है दरख्त लगाने की बात हो जाती है, और वो तो लोगों को समझ भी आ गई है मेरे ख्याल से इतने अरसे में। हाँ, बट व्हाट अबाउट दीज इश्यूज? असल प्रॉब्लम यह है कि एनवायरनमेंट कभी भी हमारी प्रायोरिटी रहा नहीं है। हमारे पास एक कानून है जिसको कहते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997। अब वो दैट इज़ लॉ ऑफ द लैंड,
और वो बात करता है कंजर्वेशन, रेस्टोरेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय यूजिंग सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी। तो अब तो ये तो मुल्क का कानून है ना। फिर अगर और इससे बढ़ के आप बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसका आर्टिकल 9 which is very much related to the environment in a sense that provide right to life। और फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है, एक बड़ा मशहूर केस था, एक खातून थी शहला ज़िया और वाबना, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का ये क्लियर कट वर्डिक्ट है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। सो अगर एंड दैट इज़ एक्चुअली द ड्यूटी, दैट इज़ एक्चुअली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्लीन एनवायरनमेंट टू एवरी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। तो अगर क्लीन एनवायरनमेंट आपको नहीं मिल रही तो दैट इज़ द एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। That is actually the abrogation of actually the verdict of Supreme Court of Pakistan। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मसला ये है कि एनवायरनमेंट कभी हमारी प्रायोरिटी नहीं है। बिल्कुल ऐसे एक कॉलर भी हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, से कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। याह्या, आप बताइए आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। बड़ी डॉक्टर मोहम्मद को बहुत सलाम है, उन्होंने बड़ी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बात बताई है। देखिए उनसे बात है कि एक्चुअली हम लोग इसको इतना सीरियस ले रहे, ठीक है ना, क्योंकि हमारी तो जनरल इन्वायरमेंट इतनी खराब है। कराची की बात करें तो एटमॉस्फेयर बहुत खराब है, दरख्तों की कटाइयाँ हो रही हैं, ग्रीन बेल्ट तबाह हो रही है और हम खुद इसको मतलब डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये कि डॉक्टर साहब बात की दुनिया में इतना काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ जो ये मुझे समझ में नहीं आ रही कि एनवायरनमेंट की कॉन्फ्रेंसें वगैरह सब हो रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकल वर्क कुछ नजर नहीं आ रहा। जाहिर सी बात है, अगर आप अभी जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन इफेक्ट भी खत्म होता जा रहा है, तो ये तो नेक्स्ट बहुत बड़ा मसला है। कराची का टेम्परेचर आपको पता है राइज होता जा रहा है, तो और हमारी जो अगर आप देखें हमारा कोस्टल एरिया में जो हमारी मैरीन साइड है उसके अंदर भी पोल्यूशन बढ़ती चली जा रही है। तो ये इसको अगर हमने सीरियस नहीं लिया और अगर आगे फ्यूचरिस्ट में जाके हम और तकलीफ में आ जाएंगे, तो आप क्या सजेशन देते हैं गवर्नमेंट को और लोगों को अवेयरनेस के लिए कि अगर एटलीस्ट अगर गवर्नमेंट नहीं कुछ कर रही तो हम अपने एंड पे क्या कर सकते हैं, एक आम आदमी इसके अंदर क्या किरदार अदा कर सकता है? यही मेरा क्वेश्चन है जी। देखिए, थैंक यू यार फॉर कॉलिंग। ये बहुत सारे सवालों को एक साथ आपके कॉलर ने पूछा है, तो एक एक करके मैं इसका जवाब देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर सॉलिड वेस्ट की बात करें, कराची में एक बहुत बड़ा मसला है कचरे का, और अभी रिसेंटली हमारे पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड भी बना है और उस पर लोग काम कर रहे हैं, किस हद तक कर रहे हैं मैं इस बहस में नहीं पड़ता। लेकिन इशू यह है कि अभी तक हमें यही नहीं पता कि कराची में सॉलिड वेस्ट का टोटल जनरेशन कितना है। हर एक की अपनी अपनी फिगर है, कोई कहता है 8,000 टन प्रोड्यूस होता है, कोई कहता है 10,000 टन है, कोई कहता है 20,000 टन है। मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक ये 20,000 to 24,000 टन सॉलिड वेस्ट रोज़ाना प्रोड्यूस है। इसका 60% जो है वो रिसाइक्लेबल है, जिसको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। दैट कैन सिंपली बी रिसाइकल, दैट कैन सिंपली बी रीयूज। 40% जो है दैट इज़ एक्चुअली द बायोलॉजिकल वेस्ट विच रिक्वायर ट्रीटमेंट। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? सारी दुनिया में ये एक प्रिंसिपल है कि वेस्ट शुड बी सेग्रीगेटेड, रिसाइकल को नॉन रिसाइकलेबल से अलग कर दीजिए। दैट इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट सोल्यूशन। तो अब अगर ये हम घर के लेवल पे ये काम करना शुरू कर दें कि अपना बायोलॉजिकल वेस्ट अलग कर दें और रिसाइक्लेबल वेस्ट अलग कर दें, तो सॉलिड वेस्ट का मसला आपका रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 40% को सिर्फ ट्रीटमेंट चाहिए, 60% को नहीं चाहिए। मौज़म साहब वो फिर ले जाके उसी कचरा कुंडी में फेंक रहे हैं जहाँ से वो डंपर आ रहा है और एक साल उठा रहे हैं। जहाँ आप दुनिया की मिसाल दे रहे हैं तो उसके लिए उठाने वाले रिसाइकल्ड वेस्ट को अलग उठाया जा रहा है और बायोलॉजिकल वेस्ट को अलग उठाया जा रहा है। तो हमारे यहाँ तो पहले तो उठता ही नहीं है, और अगर उड़ भी जाता है तो वो फिर वो इसी तरह से उठाया जा रहा है कि अगर मैं कर भी दूं तो उसका आउटकम क्या है? हाँ, आउटकम तो कुछ हमने नहीं तो है। कचरा चुनने वाले पे बस ये जिम्मेदारी डाली है, वो जो बेचारा अपनी मदद आते रहते हैं कुछ अच्छा, ना कुछ अब कर ये लेता है। मखलूक और फिर प्लास्टिक वेस्ट में देख रही हूँ भाई कितना एक एनवायरनमेंट को कितना बड़ा मसला है, और दूसरी बात है हमारे कचरे में है कितना। और बड़े बड़े डंपर्स देखती हूँ उसमें प्लास्टिक की बॉटल्स जा रही होती हैं, वो पता नहीं रिसाइकिल हो रही होती हैं, क्या हो रहा होता है उसका। मिसाल आप ये बात करें, ये जो माइक्रो प्लास्टिक है ये तो अब कुछ स्टडीज़ ऐसी हुई हैं दुनिया भर में कि जहाँ ह्यूमन एम्ब्रियो के अंदर ये माइक्रो प्लास्टिक डिटेक्ट हुआ है।
बताएं। तो अगर आप समंदर पे ये एक स्टडी हमने की थी, समंदर में चले जाएं, ये माइक्रोप्लास्टिक तो आपको आंखों से अपनी नज़र भी नहीं आएगा। अच्छा, फिर हम तो एक अलग ही दुनिया के लोग हैं, हम तो प्लास्टिक को जला देते हैं। हाँ। और प्लास्टिक को जब आपने जलाया तो दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइऑक्सिन एंड फ्यूरेंस विच आर एक्सट्रीमली कार्सिनोजेनिक। तो इस तरफ तो हमें किसी की तवज्जो ही नहीं हो रही। आप देखिए कि कराची में जो कैंसर के केसेस हैं वो किस तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं और किस टाइप के कैंसर डेवलप हो रहे हैं इस वक्त लोगों में। बात वही ना कि हमारी सेहत के ऊपर भी उसका इतना इम्पैक्ट है, लेकिन हमारा फोकस उस तरह से नहीं है। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब, हम ये समझ रहे हैं प्लास्टिक का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये भी इन्वायरमेंट प्रोडक्शन में आता है और नहीं आता, और हमें ये लग रहा है कि जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे सेहत को भी किस हद तक नुकसान आते हैं। और इन्वायरमेंटल चेंजेस, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था अपने इंट्रो में भी डॉक्टर मौज़म साहब, कि ये हमारी सेहत पर, हमारे लाइफस्टाइल, हमारी ज़िंदगियों पर किस तरह असरअंदाज हो रहे हैं, कितना नुकसान हो रहा है। देखिए, अब सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, बल्कि इस दफ़ा तो ये एपिसोड पहले ही आ गया। अभी इस वक्त शहर में एपिडेमिक है चिकनगुनिया की, इस वक्त एपिडेमिक है डेंगू फीवर की, इस वक्त एपिडेमिक है आई इन्फेक्शन, बड़ा कॉमन हो रहा है इस वक्त शहर में। और ये नॉर्मली होता है जब बारिश का सीज़न ख़त्म होता है तो ये इन्फेक्शंस होते हैं। इसके अलावा डायरियल डिजीज़ ये बड़ा कॉमन है। और अभी सर्दियाँ आएंगी और आप देखिएगा कि एवरी इंडिविजुअल, पहले तो ये होता था कोई 10 में से एक, फिर एक फिगर थी 5 में से एक, अब एवरी इंडिविजुअल इज़ लाइकली टू बी सफ़र फ्रॉम दिस काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। अच्छा, मेजर प्रॉब्लम ये है कि आप जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, आप देखिए कि और किसी चीज़ में तो हम आगे हों या ना हों, लेकिन कराची और लाहौर 2 ऐसे सिटी हैं विच आर पिछले साल which were declared as most polluted cities in the world जी। in terms of air quality index। तो अब आप देखिएगा कि ये सर्दियाँ जैसे ही स्टार्ट होंगी और ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही। बच्चों में बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। एक कॉलर भी डॉक्टर साहब उनको शामिल कर दें। नासिर सलमान साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी नासिर साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं मौज़म अली साहब से, मौज़म अली खान साहब से पूछना चाहूँगा कि ये हमें दुनिया भर के कवानीन और एक्ट और पॉलिसी के मुतालिक तो हमें पता चलता ही रहता और इनसे भी पता चला, लेकिन जो मसला है कि हम ग्रास रूट लेवल पे भी नहीं काम करते डॉक्टर साहब। ये जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है उसमें हम स्कूल को कैसे इंट्रोड्यूस कराएं, बच्चों को कैसे अवेयरनेस दें, तो इस मुताबिक आप हमें बताएं ना। ये तो पॉलिसी लॉ तो इतने सारे और पाकिस्तान में किसी पे अमल होता। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप नासिर साहब, और बहुत वजह सवाल है। यही मुद्दा है कि जी लॉज मौजूद हैं, इदारे मौजूद हैं, करते कुछ नहीं। अच्छा, वाकई एजुकेशन किस तरह से प्रोवाइड की जा सकती है और ग्रास रूट लेवल पे करना बहुत ज़रूरी है। नासिर साहब देखिए, इसमें एक बात तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी के हवाले से बताऊँ कि हमने कराची यूनिवर्सिटी में ये इदारा कायम किया, इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ 1989 में, और 96 में हमने पहली दफ़ा एनवायरमेंटल साइंस की डिग्री इंट्रोड्यूस की पूरे पाकिस्तान में, एमएससी एनवायरमेंटल साइंस, जो जामिया कराची से दी जाती थी। उसके बाद फिर हम और आगे बढ़े और हमने इवनिंग प्रोग्राम में स्टार्ट किया, मॉर्निंग प्रोग्राम में स्टार्ट किया, और ये तमाम चीज़ें आगे चली। उसके बाद फिर हम एक और सिलेबस लेके आए जिसमें हम हमारा प्रोग्राम था एमएससी क्लाइमेट चेंज हम कराएं, और वो एक्चुअली यूरोपियन यूनियन का प्रोजेक्ट था और उसमें कोई 7 डिफरेंट कंट्रीज़ इन्वॉल्व थे, और वो प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला किसी वक्त लॉन्च हो जाएगा। जहाँ तक इस हवाले से बात है कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन एट ग्रास रूट लेवल, तो अब हमारे यहाँ अगर आप एजुकेशनल सिस्टम देखें तो मुख्तलिफ़ तरह के एजुकेशनल सिस्टम है। मैं अगर ओ लेवल और ए लेवल की बात करूं तो इन्वायरमेंट वहाँ पे एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है स्पेसिफिकली, और अगर नहीं पढ़ाया जा रहा तो जो मेन सिलेबस है उसका एक बड़ा मेजर कंपोनेंट है इन्वायरमेंट, न सिर्फ इन्वायरमेंट बल्कि क्लाइमेट चेंज। अब हमारे यहाँ ज़रूरत इस चीज़ की है कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन शुड बी स्टार्टेड एट प्राइमरी लेवल। एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो इन्वायरमेंट का प्राइमरी लेवल पे,
और फिर उसको फर्दर आप इनकलकेट करते जाइए सेकेंडरी एजुकेशन में और फिर टर्शरी एजुकेशन में। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर एक सब्जेक्ट आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ए पोर्शन ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे साइंस हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है, सोशल स्टडीज़ हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है, उसमें इन्वायरमेंट के कंपोनेंट को रखना ज़रूरी है। अब इसके लिए जाहिर है कि हम चूँकि अब मेरा ताल्लुक़ कराची यूनिवर्सिटी से है, तो हम गवर्नमेंट को इस हवाले से ये प्लान बना के दे सकते हैं कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन स्कूल लेवल पे और कॉलेज लेवल पे कैसे इंट्रोड्यूस की जाए। फिर एक हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद तालिब इल्मों की मदरसों में तालीम हासिल कर रही है, जहाँ रिलीजियस तालीम उन्हें दी जा रही है। तो वो जो रिलीजियस तालीम ज़ाहिर है कि उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है और उसका बड़ा एक रोल है, लेकिन उन बच्चों को भी इन्वायरमेंट एज ए सब्जेक्ट पढ़ाने की बहुत अशद ज़रूरत है, क्योंकि वो जो बच्चे निकलते हैं उनके पास मेंबर होता है और उनके सामने बैठ के उनके पीछे लोग नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ रोल प्ले कर सकता है वो मस्जिद का मेंबर है। तो उन बच्चों को और ख़ास तौर पे जो हमारी दीनी दरसगाहों में तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको इन्वायरमेंट पढ़ाने की बहुत शदीद ज़रूरत है, बड़ी अशद ज़रूरत है। और उसके साथ साथ ये हमारे स्कूल लेवल पे और हमारे कॉलेज लेवल पे इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि कराची यूनिवर्सिटी में इन्वायरमेंट एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट हमारे यहाँ अब तक पढ़ाया जा रहा है। हमारे जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो इन्वायरमेंट एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ये इन्वायरमेंट स्टडीज़ में जी, इन्वायरमेंटल साइंस। अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई किसी स्टूडेंट का ताल्लुक़ मैथ कम्युनिकेशन से है तो उसको इन्वायरमेंट पढ़ना ज़रूरी है। अगर उसका ताल्लुक़ कराची यूनिवर्सिटी में सब्सिडी पे चॉइसेस है ना, वो तो आप लेते हैं। नहीं, वो सब्सिडी अलग चीज़ है, ये एक कंपलसरी शुरू के 1-2 साल में आप जी 2 साल में एक सब्जेक्ट पढ़ना ज़रूरी है। सही, थैंक यू सो मच डॉक्टर मौज़म साहब, आपने वक्त दिया। बात यही है कि हम ये बहुत सारी बातें होती हैं, हम सारे जैसे भी कॉलर्स ने भी कहा और हम खुद भी कहते हैं, डॉक्टर मौज़म ने भी कहा कि हमारे पास शायद प्लान्स मौजूद हैं, एक्ट्स मौजूद हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के हवाले से बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन अमल दरामद करना है। हम सब अपनी सतह पर भी करने की कोशिश करें। हम जैसे पानी का इस्तेमाल करते हुए हम ख्याल रखें कि हम पानी जो इस्तेमाल कर रहे हैं आगे आने वाले वक्त में कितना क्रूशल होगा, कम इस्तेमाल करने की कोशिश करें, ज़ाया ना करें, दरख्त लगाएं। ये सब बातें हम बहुत ज़्यादा करते हैं। प्लास्टिक वेस्ट को जो है वो प्लास्टिक का यूजेज जो है वो कम से कम करने की कोशिश करें। प्लास्टिक की थैलियों पर पाबंदी लगाने की बातें होती हैं, होता कुछ भी नहीं है। कचरे में हम जिस तरह से चीज़ें ज़ाया कर रहे होते हैं वो देखें कि हमने उसको किस तरह से जो है वो करना है। तो इंडिविजुअल सतह पर तो हम ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने मुल्क के लिए अगर हमें कुछ करना है तो हमारे इदारों को, हमारी हुकूमतों को सीरियस होना पड़ेगा और इस इशू के ऊपर जो है वो कंसर्न शो करना पड़ेंगे, तभी जो है वो हम अपने मुल्क को, अपने माहौल को बचा सकते हैं। इसी बात के साथ रमशा कमल और टीम को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।